Good morning, everyone. Welcome to your lordships. We were doing chapter 2, that is relevancy of fact, which is from section 5 till section 55. And we have completed section 5 till 29. So today we will start with section 30. What does this say? Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for the same offense. That means को एक्यूज पर अप्लाई हो रहा है ये सेक्शन. कौन से को एक्यूज? जिनका ज्वाइंट ट्रायल हो रहा है. ज्वाइंट ट्रायल आपका कहाँ होता है? सेक्शन 223 सीआरपीसी में. और उनको अक्यूज ने क्या किया है? सेम अफेंस कमिट किया है. सेम अफेंस की कमिट किया है, वजह से उनका सेम जो ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है, एक साथ ट्रायल हो रहा है. सो व्हेन मोर पर्संस देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली, that means joint trial as per section 223 of CRPC for the same offense. Joint trial for the same offense and a confession made by one of such persons affecting himself. And उनमें से एक पर्सन ने कन्फेशन किया है, जिस कन्फेशन में उसने खुद को तो इनकल्पेट किया ही है, साथ में अदर अक्यूज जो उसके साथ थे जिन्होंने वो ऑफेंस कमिट किया है उन्हें भी इनकल्पेट किया है. अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड, एंड वो कन्फेशन प्रूव हो जाता है. दैट मीन सेक्शन 30 में को अक्यूज्ड हैं जिनका ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है फॉर द सेम ऑफेंस. उनमें से एक अक्यूज पर्सन ने एक कन्फेशन दिया है. सेक्शन 30 अप्लाइज ऑन कन्फेशन, एंड उस कन्फेशन में उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो उसके ऊपर भी अप्लाई करता है, एंड उनमें से जो उसके साथ के जो अदर को अक्यूज थे उनमें से भी सब पर या किसी पर अप्लाई करता है, और वो कन्फेशन प्रूव हो जाता है. The court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes the confession. Then in that case court क्या कर सकती है? वो जो confession prove हुआ है उस confession को जिस person ने confession किया है, that means the maker of the confession, उसके against भी उसको consider कर सकती है, and उसने उसमें जो other persons को भी, उसके साथ के जो other को accused थे जिनके against भी वो confession जा रहा है, वो statement जा रहा है, उनके against भी उस confession को court consider कर सकती है. एंड इन सेक्शन में अफेंस का क्या मतलब है? अफेंस इंक्लूड्स अबेटमेंट और अटेम्प्ट. इसमें अफेंस में अबेटमेंट और अटेम्प्ट भी आता है. दैट मीन्स जो सेम अफेंस के लिए इनका जो ज्वाइंट ट्रायल हो रहा है इसमें से अगर किसी ने अटेम्प्ट भी किया है या अबेटमेंट भी किया है, देन इन दैट केस ऑल्सो इट विल ऑल्सो कवर्ड इन अंडर दिस सेक्शन. ओके, सी A and B are jointly tried for the murder of C. A and B का joint trial हो रहा है because इन दोनों ने C का murder commit किया था. It is proved that A said, A ने क्या कहा है? B and I murdered C. मैंने और B ने C का murder किया है, और ये statement, ये confession prove हो गया है. The court may consider the effect of this confession as against B. तो court क्या कर सकती है? Statement किसने दिया? A ने दिया है, तो कोर्ट इसे बी के अगेंस्ट भी कंसीडर कर सकती है. कंडीशन क्या है? कन्फेशन हुआ हो, को अक्यूज ने किया हो, सेम ट्रायल जॉइंट ट्रायल चल रहा हो सेम ऑफेंस के लिए, और वो कन्फेशन प्रूव हो चुका हो. देन इन दैट केस जिसने कन्फेशन किया है मेकर एंड उसके साथ का जो अदर को अक्यूज था उसके अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट उस कन्फेशन को कंसीडर किया जा सकता है. सी Section 30 states the circumstances when the confession of an accused can be used against other co-accused. So, आपको ये तो पता है कि confession can be sole basis of conviction. जिस पर्सन ने कन्फेशन किया है उस अगर वो कन्फेशन ट्रस्ट वर्दी है, रिलायबल है, हाईली रिलायबिलिटी उसकी हाई है, देन इन दैट केस कन्फेशन के बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है. बट दैट इज किसका? जिसने वो स्टेटमेंट किया है, दैट मीन्स मेकर. बट 30 कह रहा है कि को अक्यूज को, उसके साथ के जो अदर अक्यूज थे उनको भी इनके बेसिस पे पनिशमेंट दे सकती है कोर्ट. व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 30? 2 or more person are being tried jointly. They are being tried for the same offense or for its abatement or attempt. Confession is made by one of the co-accused and confession equally implicates the maker and the other accused. खुद को भी implicate कर रहा है maker और other accused को भी implicate कर रहा है. Confession is duly proved. Confession का prove होना जरूरी है. अगर confession prove नहीं हुआ then in that case other co-accused पे उसे court consider नहीं कर सकती other co-accused के लिए. But अगर confession duly prove हो गया कि whatever he has said in his confession is true, trustworthy and reliable, then in that case confession को
अदर को अक्यूज के भी अगेंस्ट यूज किया सकता है. इफ द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड, कन्फेशन मेड बाय अक्यूज कैन बी यूज अगेंस्ट अदर को अक्यूज. हाउएवर इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इट इज अ वीक काइंड ऑफ एविडेंस. दैट मीन्स कोरोबोरेशन रिक्वायर्ड है against other co-accused, and it can only be used for the purpose of corroboration or serve as indicative evidence. because कोर्ट का क्या काम है, कोर्ट किसी के भी कहने पे कुछ भी कंसीडर नहीं कर सकती है. आपका जब ट्रायल होता है तो बोथ पार्टीज एविडेंसेस देती हैं. तो कोर्ट का काम क्या है, अप्रेजिंग द एविडेंसेस को अप्रेस करने के बाद ही कोर्ट इस कंक्लूजन पे आएगी दैट किसने ऑफेंस कमिट किया है, किसने नहीं किया है. सो कोरोबोरेशन इज रूल ऑफ प्रूडेंस, कि किसी भी केस में जितना ज्यादा उस फैक्ट को कोरोबोरेट किया जाएगा अदर सर्कमस्टांसेस से, अदर स्टेटमेंट से, उतनी ही ज्यादा उसकी रिलायबिलिटी हाई होगी. और रिलायबिलिटी हाई होने का मतलब क्या है कि उसके बेसिस पे जजमेंट आपका बेस हो सकता है, उसके बेसिस पे आपका जजमेंट जो आएगा वो जस्टिस इंश्योर करेगा. इसमें आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो अक्सर आपके प्री में पूछे भी जाते हैं. एक तो आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है किस सेक्शन में कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड है जो अदर अक्यूज को अफेक्ट करता है, तो सेक्शन 30 है आपका. इससे ज्वाइंट ट्रायल पे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि ज्वाइंट ट्रायल के ही केस में एप्लीकेबल है फॉर द सेम ऑफेंस. और अदर है आपका कि केसेस पे क्वेश्चन बनते हैं दैट सेक्शन 30 इनमें से कौन सा केस है जो सेक्शन 30 से रिलेट करता है. और कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी या भुवनी साहू वर्सेस किंग एम्परर का केस है, तो ये किस सेक्शन पर बेस्ड है. तो ये आपका सेक्शन 30 पे ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं आपके, इन विच इट वाज हेल्ड दैट इवन दो द कन्फेशन ऑफ को अक्यूज अगेंस्ट अनदर को अक्यूज इज अलाउड बट इट्स वैल्यू इज वेरी फीबल. अलाउड तो है कोर्ट में बट उसे प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, क्रिमिनल ट्रायल में क्या होता है, जो अक्यूज का गिल्ट है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है. तो अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हुआ है तभी उसका कन्विक्शन होता है, अदरवाइज मियर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे उसे गिल्टी नहीं कहा जा सकता है. भुवनी साहू वर्सेस किम एम्परर के केस में कहा गया था सेक्शन 30 अप्लाइज टू कन्फेशंस एंड नॉट टू स्टेटमेंट्स विच डू नॉट एडमिट द गिल्ट ऑफ द कन्फेसिंग पार्टी. सेक्शन 30 के साथ ही सेक्शन 133 पढ़ते हैं विच इज accomplice. इट सेज एन accomplice शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस. accomplice मतलब द पर्सन हु हैज पार्टिसिपेटेड इन द क्राइम. अब वो पार्टिसिपेशन किसी भी वे में हो सकता है, दैट मीन्स या तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया हो, बोथ आर द को अक्यूज, दोनों ने साथ मिलकर ऑफेंस कमिट किया हो, और साथ मिलके तो नहीं वो ऑफेंस कमिट किया है बट 34 आईपीसी में कॉमन इंटेंशन में वो कवर हो रहा है, या 149 आईपीसी में कवर हो रहा है कॉमन ऑब्जेक्ट. तो उस केस में उसने डायरेक्टली ऑफेंस तो नहीं कमिट किया है बट उसके ऊपर लाइबिलिटी बन रही है बिकॉज ऑफ 34 और 149. ओके, जैसे उस ABCD 5 लोग ABCD गए कहीं ऑफेंस कमिट करने, जिसमें से ऑफेंस इन तीनों ने किया, ये सिर्फ खड़ा था, ये वॉच कर रहा था. तो ही इज ऑल्सो वॉट, ही इज ऑल्सो कमिटिंग, ही हैज पार्टिसिपेटेड इन द क्राइम विथ A, B and C. तो इसका पार्टिसिपेशन है, दैट मीन्स ही इज वॉट, अकम्प्लिस. या फिर किसी पर्सन ने हार्बर किया, किसी को कोई एड प्रोवाइड किया इन ऑर्डर टू कमिट द क्राइम, इन फैसिलिटेटिंग द क्राइम, सो वो भी अकम्प्लिस माना जाएगा. So accomplice shall be a competent witness. And co-accused कब बनते हैं, जब दो या दो से ज्यादा लोगों ने कोई ऑफेंस कमिट किया हो और उनके अगेंस्ट उनका ज्वाइंट ट्रायल जब चलता है 223 CRPC, then in that case they will be called the co-accused. So 133 says that accomplice shall be a competent witness against an accused person. किसके against? Accused person के against. And a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of the accomplice. अगर accomplice ने कोई statement दिया है, उसके उस स्टेटमेंट पे अक्यूज को अगर सेंटेंस दे दिया है, कन्विक्शन हो गया, देन इन दैट केस वो कन्विक्शन इलीगल नहीं हुआ जस्ट बिकॉज जो अकम्प्लिस ने टेस्टिमनी दी थी वो अनकोरोबोरेटेड थी. बट जब तक आपका एविडेंस, जो भी एविडेंस है, जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है अकम्प्लिस ने, जब तक वो प्रूव नहीं हो जाएगा, जब तक हर के फैक्ट से, हर सर्कमस्टांसेस से केस के ये प्रूव नहीं हो जाता है कि ऑफेंस कमिट अक्यूज ने ही किया है, तब तक कोर्ट कन्विक्शन नहीं दे सकती है.
आपको ये भी पता है कि इसमें सेक्शन 133 बोलता है कि अकम्प्लिश कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। अक्यूज कहाँ कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, कहा गया है कि अक्यूज इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, अक्यूज में बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, दैट इज सेक्शन 315 ऑफ CRPC। एंड 118 एविडेंस एक्ट व्हाट सेज, इट सेज दैट एनी पर्सन मे गिव टेस्टिमनी, एनी पर्सन कैन बिकम अ विटनेस अगर वो क्वेश्चन को समझते हैं और उनके रेशनल आंसर्स देते हैं। Now see, who is accomplice? A person who participates in the commission of the crime. The latter part of section 133 is just a declaratory provision. Latter part means this part. Conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice. So, the latter part is only declaratory part. It enables the court to convict the accused on the sole basis of the accomplice evidence. वो जो लेटर पार्ट है 133 का, वो कोर्ट को इनेबल करता है दैट अकम्प्लिस की टेस्टिमनी के सोल बेसिस पे भी कन्विक्शन हो सकता है अक्यूज पर्सन का। एंड इट सिंपली डिक्लेयर दैट इफ द कन्विक्शन वाज डन on the sole basis of accomplice evidence without any corroboration, then the conviction will not per se be illegal, but it is implicit here that such conviction can be done only when the accomplice testimony was highly reliable. एक आपको पता है कि जब पहले तो फैक्ट्स रेलिवेंट होने चाहिए, ओनली इन दैट केस दोज फैक्ट्स विल बी एडमिसिबल। अगर वो फैक्ट्स एडमिसिबल हो गए देन कोर्ट चेक करेगी कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा रिलायबिलिटी उतना ज़्यादा चांसेस है कि जजमेंट जो आएगा वो प्रॉपर आएगा। सो जब तक कोई फैक्ट्स, जब तक कोई एविडेंस रिलायबल नहीं होगा तब तक उसके बेसिस पे जजमेंट नहीं किया सकता है। इसमें आपका केस है 133 में डागडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1979 सुप्रीम कोर्ट। इट वाज हेल्ड दैट दो रूल ऑफ लॉ मे प्रोवाइड दैट एन अकम्प्लिस इज वर्दी ऑफ क्रेडिट। व्हाई इट इज सेइंग रूल ऑफ लॉ? बिकॉज अ पर्टिकुलर सेक्शन इज प्रोवाइडिंग अबाउट दिस। सो लॉ में प्रोवाइडेड है तो इट इज व्हाट? रूल ऑफ लॉ that an accomplice is worthy of credit and conviction can be done solely on the basis of his testimony. But the rule of prudence मतलब which is not provided in the law, but court अपना जो judicial conscience exercise करेगी that must be based on the relevant facts। और जो भी facts court को लगता है कि हाँ इस केस में ये फैक्ट इवन दो दैट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द लॉ, बट कोर्ट को लगता है ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी जरूरी है, अदरवाइज law failure of justice occasion हो सकता है। then in that case that is what rule of prudence require that he should not be trusted blindly। that means accomplice को blindly trust नहीं करना है, rather some corroboration should be required। कुछ तो उसकी क्योंकि because he is saying what, उसने बोल दिया accomplice A है, उसने बोला offense B ने commit किया है, वो इस टेस्टिमनी में खुद को एक्सकल्पेट कर सकता है। वो इस तरह से टेस्टिमनी दे सकता है जिसमें केवल और केवल अदर जो अक्यूज का गिल्ट सामने आएगा, लेकिन वो अपना गिल्ट एक्सकल्पेट कर जाएगा कि मैंने तो ये ऑफेंस कमिट ही नहीं किया है। सो corroboration क्यों required है? He would be interested and over enthusiastic in supporting the prosecution as prosecution has supported him granting pardon। that means अगर prosecution ने किसी accomplice को pardon grant कर दिया, pardon grant हम पढ़ चुके हैं 306 CRPC में है, that कोई person है जिसने offense commit किया है, see उसमें से एक अप्रूवर बन जाता है। अप्रूवर बनने का मतलब क्या है कि उसे पार्डन ग्रांट कर दिया गया है। उसे कहा गया है कि अगर आप इस केस में ट्रू एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन देंगे, आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एज इट इज इंफॉर्मेशन है कि दैट क्राइम कैसे कैसे कमिट हुआ और कौन कौन किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, एक एक फैक्ट्स आप अगर ट्रू देते हैं तो आपको कोर्ट पार्डन कर देगी और आपको को अक्यूज नहीं माना जाएगा। आपको उस केस में आपके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, तो उस केस में क्या हो जाता है? अप्रूवर हो जाता है। अगर वो अप्रूवर बन गया दैट मीन्स ही इज असिस्टिंग टू प्रोसिक्यूशन। सो अगर वो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट कर रहा है तो वो उसको लगेगा ना कि वो मुझे पार्डन मिल जाए तो मैं इस तरह के स्टेटमेंट्स दे दूं, सारे मैं स्टेटमेंट्स दे दूं सो दैट मुझे पार्डन मिल जाए। एंड सिंस ही नोज द स्टोरी, उसे स्टोरी पता है कि क्राइम कैसे कमिट हुआ, ही कैन फैब्रिकेट इट एंड मोल्ड इट इन सच अ मैनर दैट ही कैन एक्सकल्पेट हिमसेल्फ। वो इस तरह से स्टोरी मोल्ड करके रिप्रेजेंट कर सकता है दैट उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, ऑफेंस केवल अक्यूज ने कमिट किया है। सो कोरोबोरेशन इज रिक्वायर्ड। ऑल द सर्कमस्टांसेस या अदर फैक्ट्स ऑफ द केस शुड ऑल्सो इंडिकेट दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय द अक्यूज पर्सन। सी
बट इफ इट इज प्रूव्ड दैट टेस्टिमनी गिवन बाय अकम्प्लिस अगेंस्ट एक्यूज इज अनट्रस्टवर्दी, अगर किसी स्टेज पर ये प्रूव हो जाए, अपील में ये प्रूव हो जाए दैट जो अकम्प्लिस ने टेस्टिमनी दी थी वो क्या थी, अनट्रस्टवर्दी थी, तो कन्विक्शन इलीगल हो जाएगा बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन द false statement of the accomplice. Now section 114 illustration B. ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ये सीधा सीधा ये स्टेटमेंट दे देगा, एग्जामिनर सीधे सीधे स्टेटमेंट दे देते हैं और पूछते हैं कि 114 के कौन से क्लॉज में कवर हो रही है कंडीशन. तो अगर स्टेटमेंट है दैट एन अकम्प्लिश इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबोरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स, देन इन दैट केस आपको क्या टिक करना, 114 इलस्ट्रेशन बी. सो 114 में कोर्ट के पास इनेबलिंग प्रोविजन, जो कोर्ट को इनेबल करता है कि कोर्ट कुछ फैक्ट्स को, कुछ सर्कमस्टांसेस को प्रिज्यूम कर सकती है कि ये सर्टेन फैक्ट्स हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं. उसमें से एक क्या है कि अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबोरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स. तो जनरली कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है जो पर्सन अकम्प्लिस है उसने जो टेस्टिमनी दी है वो अनट्रस्टवर्दी अनलेस उसका कोरोबोरेशन ना हो जाए, उस टेस्टिमनी को कोरोबोरेट ना कर दिया जाए अदर फैक्ट्स से. Both section 133 and illustration of B of section 114 are enabling provision and neither of them is declaring that accomplice is worthy of credit, rather it would depend upon surrounding circumstances. Okay, so आपको ये illustration याद रखना है. Now section 32. आपको ये पता है कि डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 में है. सो डायरेक्टली 32 में नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन. 32 का जो फर्स्ट सबसेक्शन 1 है दैट स्टेट्स अबाउट द डाइंग डिक्लेरेशन. दैट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय दीज पर्सन रिलेट्स टू द कॉज ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्सन. सो कौन कौन से पर्सन जो सेक्शन 32 में कवर होते हैं, किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है. किस चीज का स्टेटमेंट है, रेलेवेंट फैक्ट्स का. और किस पर्सन ने किया, 33 में सेक्शन 32 में 4 पर्सन्स कवर होते हैं. हु इज डेड, या तो वो डेड हो चुकी, उनकी डेथ कॉज हो चुकी हो, या हु कैन नॉट बी फाउंड, वो मिल नहीं पा रहे हैं, या इनकैपेबल हो गए हैं एविडेंस देने के लिए, हु हैज बिकम इनकैपेबल टू गिव द एविडेंस, या हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड, जिनको बुलाया नहीं जा सकता है कोर्ट में बिना डीले के, बिना अननेसेसरी एक्सपेंसेस खर्च किए हुए, और जो कि कोर्ट के लिए, कोर्ट को लगता है कि वो एक्सपेंसेस, वो डिले अननेसेसरी है, अनरीजनेबल है. देन इन दैट केस इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया होता है वो रेलेवेंट फैक्ट्स से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया होता है वो रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं किन कंडीशंस में, 1 to 8 में. अगर इनमें से किसी कंडीशन में फॉल हो रहा है देन इन दैट केस दैट विल बी रेलेवेंट. सी फर्स्ट इज व्हाट, व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ. जब स्टेटमेंट, जब इनमें से किसी पर्सन ने स्टेटमेंट दिया है और वो कॉज ऑफ डेथ, उनकी कॉज ऑफ डेथ से रिलेट करता है. व्हेन इट इज मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इस पे भी आपका क्वेश्चन आता है कि कोर्स ऑफ बिजनेस, किसी पर्सन ने किसी पर्सन की डेथ हो गई या 32 में कोई भी पर्सन कवर हो रहा है, तो अगर उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया तो किस में कवर होगा. तो वो ऑप्शंस देते हैं 1 2 3 4 का. 32 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा कि 4 में आएगा. तो कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड सबसेक्शन 2. अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम. पब्लिक राइट या कस्टम के बारे में एक ओपिनियन दिया, इसको हम 48 के साथ पढ़ते हैं कि 48 भी किससे रिलेट करता, ओपिनियन एज टू कौन ओपिनियन दे सकता है राइट या कस्टम की. तो वो 48 में जिसे अगर वो कस्टम या राइट एग्जिस्ट करता देन इन दैट केस जिससे उसके बारे में पता होता, हु इज लाइकली टू नो, दैट पर्सन कैन गिव द ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम. सबसेक्शन 5 रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप. कोई ओपिनियन दिया, कोई स्टेटमेंट दिया जिसमें किसी रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस के बारे में ओपिनियन दिया है इन 32 में कवर होने वाले पर्सन्स ने, तो सबसेक्शन 5 में आएगा आपका, विच इज रेड विथ सेक्शन 50 विच सेज दैट ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप. कौन पर्सन है जो रिलेशनशिप से रिलेटेड ओपिनियन दे सकता है. 6 इज अबाउट मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स. 7 in documents relating to transaction mentioned in section 13A is made by several person expressing feelings relevant to matters in question. इनमें से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 and 2. इस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं प्री में. नाउ वी विल डू सबसेक्शन 1 दैट इज योर डाइंग डिक्लेरेशन. सो जनरल मीनिंग क्या हो सकती है डाइंग डिक्लेरेशन की,
जो वर्ड है डाइंग डिक्लेरेशन, जो फ्रेज इसी से कवर हो जाता है, दैट द डाइंग मीन्स एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, declaration means saying something, declaring something, a statement. So dying declaration means a statement, it may be verbal or written, of a person who has died explaining the circumstances of his death. जो person अपनी जिस डाइंग डिक्लेरेशन, वो स्टेटमेंट जो पर्सन ने अपनी डेथ के टाइम पर बोला है एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, कि उसकी डेथ कैसे कॉज हुई. सो इलस्ट्रेशन, दैट मीन्स ओनली दैट स्टेटमेंट, मरते टाइम उस पर्सन ने जो भी स्टेटमेंट दिया है उसमें से केवल वो स्टेटमेंट जो उसकी कॉज ऑफ डेथ से रिलेट करता है, दैट विल बी कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन. अदर स्टेटमेंट नहीं हो सकता, उसने बहुत से स्टेटमेंट्स दिए हों, बट उनमें से वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच एक्सक्लूसिवली refers to the cause of his death, that will be dying declaration. For example, A while dying said to B that she stabbed me with a knife. ए ने मरते टाइम बी से कहा, बी उस टाइम वहाँ था, आ गया था, ए की डेथ, ए को किसी ने, सी ने चाकू मार दिया था और चाकू मार के वो भाग गया. उसके बाद बी वहाँ आया, बी ने देखा कि ए ज़मीन पे पड़ा हुआ है और उसके पेट में चाकू है और काफ़ी ब्लड निकल रहा है. तो बी ने उससे पूछा, तो ए ने बोला कि मुझे सी ने चाकू मारी है. तो व्हाट इज़ इट? इट इज़ ए डाइंग डिक्लेरेशन. इट इज़ बेस्ड ऑन विच मैक्सिम? ये मैक्सिम भी डायरेक्टली पूछी जाती है, दैट इनमें से कौन सी मैक्सिम है जो डाइंग डिक्लेरेशन पे बेस्ड है. दैट इज योर नेमो मोरिटोरिस प्रोसिमिटर मेंटायर, विच मीन्स अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ. ओके, दैट मरते टाइम कोई भी पर्सन झूठ नहीं बोलेगा, अपनी डेथ से रिलेटेड कॉज झूठ नहीं बताएगा. वॉट इज द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन? डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एंड दिस मैक्सिम. Maxim says no person will die with a lie on his lips. For this maxim to apply, it is essential that the person who made the dying declaration knew at the time of making the statement that he is about to die. That means ये maxim applicable होने के लिए जो person ने dying declaration दिया है उसे dying declaration देते टाइम पता होना चाहिए कि उसकी death cause होने वाली है. Only in that case it will be called dying declaration. So ये मैक्सिम टोटलिटी में एप्लीकेबल नहीं इंडिया में. क्यों? क्योंकि सेक्शन 32(1) जो है वो दो सिचुएशंस कवर करता है. एक तो वो है जिसमें स्टेटमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉज ऑफ डेथ किया गया हो, दैट स्टेटमेंट जो दिया है, जो डाइंग पर्सन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो रिलेट करता है उसकी कॉज ऑफ डेथ से डायरेक्टली. और कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जो जिसमें उसे पता तो नहीं उसकी डेथ कॉज होने वाली, बट उस ट्रांजेक्शन के किसी सर्कमस्टांसेस के बारे में किया गया है जिस ट्रांजेक्शन उसकी डेथ कॉज हुई है, तो वो भी कवर हो रहा है सेक्शन 32(1) में. तो जो सेक्शन 32(1) में डाइंग डिक्लेरेशन, उसका स्कोप इस मैक्सिम से बहुत ज्यादा वाइडर है. और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी व्हाट सेज? इट सेज दैट डाइंग डिक्लेरेशन को क्यों एडमिट किया जा रहा है, क्यों एडमिसिबल माना जा रहा है, क्यों रेलिवेंट माना जा रहा है? बिकॉज ये आपका जो हियरसे एविडेंस है उसका एक्सेप्शन है. हियरसे एविडेंस में क्या होता है कि कोई और पर्सन आके उस स्टेटमेंट के बारे में बता रहा, कोई और पर्सन आके उस इंसिडेंट के बारे में बता रहा जो उसने देखा तो नहीं है लेकिन उसने किसी और से सुना है. तो व्हाट इज इट? हियरसे. और आपका बेस्ट एविडेंस रूल क्या होता है कि इन ऑल केसेस बेस्ट एविडेंस शुड बी प्रोड्यूस्ड. दैट मीन्स ओरल एविडेंस मस्ट ऑलवेज बी डायरेक्ट. सेक्शन 60 कहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट ऑलवेज बी डायरेक्ट. जिसने देखा है वो ही बताए, जिसने सुना है वो ही बताए. सो बट इस केस में क्या हो रहा है कि कोई और पर्सन आके बता रहा है, अगर दैट उस पर्सन ने बोला है मरते टाइम दैट मेरी डेथ इस वजह से कॉज हुई, तो उसे भी एडमिसिबल माना जा रहा है बिकॉज ऑफ रूल ऑफ नेसेसिटी. दैट मीन्स कोई तो एविडेंस प्रोड्यूस हो. अगर बेस्ट एविडेंस नहीं मिल पा रहा तो कोई तो एविडेंस प्रोड्यूस हो जिसके बेसिस पे कोर्ट ये डिसाइड कर सके कि हाँ ये सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करती है या नहीं. सो सिंस देयर इज नो अदर सोर्स टू नो द इंसिडेंट, कोई और सोर्स नहीं इंसिडेंट जानने का, सो तो उस केस में एंड द विक्टिम अलोन इज द विटनेस ऑफ दिस इंसिडेंट, और विक्टिम केवल उस इंसिडेंट का विटनेस है. अब वो विक्टिम की तो डेथ कॉज हो गया, वो तो कोर्ट आ नहीं सकता है, तो उसने किसी और पर्सन को जो स्टेटमेंट दिया वो पर्सन आके कोर्ट में बताएगा कि हाँ उसने ऐसा ऐसा कहा था. तो रूल ऑफ बिकॉज ऑफ नेसेसिटी इसे एडमिसिबल मान रहे हैं. इट इज आउट ऑफ द नेसेसिटी दैट हिज लास्ट स्टेटमेंट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड. अब इस केस में बस फर्क इतना है कि जब किसी नेसेसिटी की वजह से किसी और पर्सन का स्टेटमेंट ले रहे हैं कि उस डेड डाइंग पर्सन ने जिस टाइम पे उस पर्सन की विक्टिम की डेथ कॉज हो रही थी उसने उस टाइम पर स्टेटमेंट दिया, अब किसी और पर्सन ने आके उसका स्टेटमेंट दिया, तो उस केस में कोर्ट कोरोबोरेट देखेगी, उसका कोरोबोरेशन रिक्वायर होगा अदर फैक्ट्स पे,
उसकी रिलायबिलिटी चेक करेगी, देन इन दैट केस उस बेसिस पे जजमेंट देगी। Section 32, subsection 1 of the Indian Evidence Act deals with the dying declaration. It is an exception to the general rule reflected in section 60, which says that oral evidence in all cases must be direct. Dying declaration is called letter mortem, which means words said before the death. It is substantive piece of evidence. अगर डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव हो गया कि जो भी स्टेटमेंट दिया है कि हाँ इसकी डेथ इस वजह से कॉज हुई, इसी पर्सन ने कॉज की है, देन इन दैट केस वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस हो जाएगा एंड कन्विक्शन कैन बी बेस्ड सोली ऑन दैट इट्स स्टेटमेंट. This section only requires that there must be a statement made by a person about the cause of his death. तो इस सेक्शन में क्या रिक्वायरमेंट है? केवल ये रिक्वायरमेंट कि जो स्टेटमेंट है वो उस पर्सन ने किया हो अपनी रिलेटेड टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, and it need not disclose all the surrounding circumstances. अगर other surrounding circumstances नहीं भी बताई हैं, then in that case also it will be admissible. केवल ये बता दिया कि किस वजह से मेरी डेथ कॉज हुई है, उसके बाद वो किस वजह से किसने मुझे मारा है, ये तो डेथ होने से पहले ही बताएगा किसने मुझे मारा है, और इतना बताते ही उसकी डेथ कॉज हो जाती है, देन इन दैट केस इट विल बी एडमिसिबल इवन दो उसने अदर सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस नहीं बताई हो, नहीं डिस्क्लोज की हो. Now we will read the Bear Act, section 32(1). When it relates to cause of death, that means statement of the person who persons, जिन persons को 32 में बताया गया, who cannot be found, who is dead, या स्टेटमेंट है उसमें से अगर किसी पर्सन का स्टेटमेंट है उस रीजन विच रिलेट्स टू कॉज ऑफ हिज डेथ, व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, तो इस पार्ट में क्या हो रहा है, डायरेक्टली उसकी कॉज ऑफ डेथ पता चल रही है. उस पर्सन ने स्टेटमेंट दिया है अपनी डेथ के रीजन, किस वजह से उसकी डेथ कॉज हुई, ये पता चलता है उसके स्टेटमेंट. तो यहाँ पे डायरेक्टली रिलेट कर रहा है उसका स्टेटमेंट एज टू हिज कॉज ऑफ डेथ और एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन डेथ. या दैट मीन्स जिस ट्रांजेक्शन में उसकी डेथ हुई है उसमें से किसी एक सर्कमस्टांस के बारे में उसने बताया हुआ है, दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1. तो ये क्या है, वाइडर स्कोप है. इन केसेस विच द कॉज ऑफ दैट पर्सन डेथ इज कम टू, किस केस में रेलिवेंट होगा, किस केस में एडमिसिबल होगा, जिस केस में उस पर्सन की डेथ क्वेश्चन में है कि उसकी डेथ कैसे कॉज हुई. Such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of that death. That means वो जो statements हैं वो relevant होंगे. अगर ये statement उसने दिया है तो वो statement relevant होगा even though उसने under expectation of death दिया हो statement या ना दिया हो. Whereas English law में आपका क्या है कि जो statement है dying declaration वो under expectation of death होना चाहिए. And whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death comes into question. Nature of the proceeding कोई भी हो सकती है, सिविल भी हो सकती है, क्रिमिनल भी हो सकती है. और आपका इसमें क्या है, 32(1) में डेथ कॉज होना, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होने के लिए, रेलिवेंट होने के लिए जो पर्सन, जो विक्टिम है जिसने स्टेटमेंट दिया है उसकी डेथ कॉज होनी जरूरी है इवन दो उसने अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ वो स्टेटमेंट दिया हो या ना दिया हो. वेयर इंग्लिश लॉ में आपका क्या है कि अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ उसको स्टेटमेंट देना मैंडेटरी है. जो स्टेटमेंट्स ने अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ दिया है उसे ही डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे, भले ही उसकी डेथ कॉज हुई हो उसके बाद या ना हुई हो. सो इट इज अ स्टेटमेंट. डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है. रिटन में दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी होता है. फॉर्मल मीन्स पर्टिकुलर मैथोडोलॉजी से रिकॉर्ड हुआ, लाइक मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया वो स्टेटमेंट, तो वो क्या हो गया, फॉर्मल हो गया. ये स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होता है. कन्विक्शन कैन बी सोली बेस्ड अपॉन इट. इस केस में केवल इसके बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है अक्यूज पर्सन का. इनफॉर्मल, ही हिमसेल्फ हैज रिटन इट, लाइक सुसाइड नोट में उसने खुद लिख दिया है कि किस वजह से मेरी डेथ कॉज हुई है. तो ये स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस तो है, बट इसके बेसिस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता है. ओनली इसके अदर फैक्ट से भी कोरोबोरेट करना पड़ेगा. लास्ट इज योर स्टेटमेंट वर्बल भी हो सकता है. वर्बल मीन्स बाय वर्ड्स उसने बोला हो, बाय वर्ड्स उसने बताया हो कोई रीजन कि मेरी डेथ कैसे कॉज हुई, या उसने बाय साइंस या जेस्चर बताया हो, वो अनेबल टू स्पीक हो, या उसकी क्या नाम है उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसके साथ कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ जिसमें वो अब बोल नहीं सकता, तो उसने जब
उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी डेथ क्या ए ने कॉज की है, तो वो नॉड करता है, दैट इज व्हाट, उसने साइंस से अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, तो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड इन डाइंग डिक्लेरेशन, दैट इट इज वर्बल डाइंग डिक्लेरेशन। इसमें आपका क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस, इसमें क्या होता है, जो विक्टिम होता है, अक्यूज पर्सन ने विक्टिम की थ्रोट कट कर दिया होता है, जिस वजह से ही वो अनेबल टू स्पीक होता है, वो बोल नहीं पाता है। देन इन दैट केस वो साइंस के थ्रू बताता है दैट मेरी डेथ इस पर्सन ने कॉज की है। अगर वर्बल है डाइंग डिक्लेरेशन, बाय वर्ड्स है, तो वो एग्जैक्ट इन दी वर्ड्स ऑफ दी विक्टिम होनी चाहिए, जो पर्सन अपना डिक्लेरेशन दे रहा है एज टू हिज रीजन ऑफ हिज डेथ, उस सेम एग्जैक्ट उसके वर्ड्स में होने चाहिए जो वर्ड्स उसने बोले हैं। सी when the dying declaration oral, the exact words stated by deceased to the witness are of utmost important. Oral dying declaration made by the deceased ought to be treated with care and caution, since the maker of the statement cannot be subjected to any cross examination. Why? Because जिसने statement दिया है, maker of the statement, जिसने वो statement दिया है, उसकी death cause हो चुकी है, अब उसे उस statement पे cross examine नहीं किया सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए क्या जरूरी है, आपने यहाँ स्टेटमेंट दिया किसी पर्सन ने, नाउ ट्रायल स्टार्ट, तो अब आपको यहाँ पर भी तो स्टेटमेंट देना पड़ेगा, यहाँ इस ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन होगा इस स्टेटमेंट के लिए। लेकिन जब किसी पर्सन ने बिफोर ट्रायल ही कोई स्टेटमेंट दे दिया, अब क्या उससे ट्रायल पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसकी डेथ क्लॉज हो चुकी है? नहीं। तो उसने जो एग्जैक्ट वर्ड्स बोले हैं वो सेम वर्ड्स जहां तक पॉसिबल है उन सेम वर्ड्स में ही उसका डिक्लेरेशन, उसका स्टेटमेंट देना चाहिए। जो दूसरा पर्सन का स्टेटमेंट दे रहा है वो एग्जैक्ट उसको बताना चाहिए ये ही सेम वर्ड्स डिसीज पर्सन ने बोले हैं, बिकॉज उसका अब क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता डिसीज पर्सन का। ये आपको पता ही है, सेक्शन में क्लियरली लिखा है कि कॉज ऑफ पर्सन डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन, उसी केस में स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा। प्रोसीडिंग सिविल क्रिमिनल कोई भी हो सकती है। एंटिसिपेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी, प्रोवाइजो कहता है 32 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो क्लियरली कह रहा है कि एंटिसिपेशन ऑफ डेथ होना जरूरी नहीं है स्टेटमेंट करते टाइम। स्टेटमेंट बस कॉज टू हिज डेथ रिलेट करना चाहिए, या ट्रांजेक्शन, जिस ट्रांजेक्शन में उसकी डेथ हुई है उसमें से किसी सर्कमस्टांसेस के बारे में होना चाहिए। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग सिविल क्रिमिनल कोई भी हो सकती है। ना वी विल कवर दिस सिचुएशन, ये तो आपको पता है कि डायरेक्टली रिलेट कर रहा है कॉज ऑफ डेथ से, तो डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा। बट इसका क्या मतलब है कि किसी जिस ट्रांजेक्शन में उसकी डेथ कॉज हुई है उसकी किसी सर्कमस्टांस से रिलेट कर रहा है, इसका क्या मतलब है? लाइक हम इसे एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ये क्या है? ये ट्रांजेक्शन है, यहाँ एक ही डेथ कॉज हुई है। सी दिस इज एंटायर ट्रांजेक्शन। कैसी ये ट्रांजेक्शन है? ए डेली अपने घर लंच पे 1 बजे जाता था। एक दिन उसने अपनी वाइफ को फोन किया दैट टुडे आई एम गोइंग टू बीज होम फॉर लंच और तुम वेट मत करना। उसने बोला मैं बी के घर लंच पे जा रहा हूँ, एंड वो ऑफिस से निकल के, ए और बी ऑफिस से निकल के साथ में बी की कार में बैठे और बी के घर पे गए। तो ये क्या है? ट्रांजेक्शन है ना। बी के साथ बी के घर पे गया, उस बी ने उसे लंच दिया ए को, ए ने वो लंच किया। व्हाट इज दिस? ये पूरा इंटायरेक्ट ट्रांजेक्शन है। और उसके बाद एक ही डेथ कॉज हो गई, लंच करने के बाद ही एक ही डेथ कॉज हो गई। तो जो ये स्टेटमेंट ए ने अपनी वाइफ को दिया था, ये क्या है? इट रिलेट्स, स्टेटमेंट ए ने अपनी वाइफ को दिया था दैट मैं लंच करने बी के घर जा रहा हूँ, उसके बाद उसकी डेथ कॉज हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी डाइंग डिक्लेरेशन में कवर होगा बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, कि ये उस ट्रांजेक्शन में, जिस ट्रांजेक्शन में उसकी डेथ कॉज हुई, इसमें से एक सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड है। ओके See, there need not necessarily be a direct nexus between circumstances and death. बहुत से ऐसे केसेस उसमें होते हैं जिसमें डायरेक्ट नेक्सस नहीं होता है। डिसीज के पास टाइम ही नहीं होता है कि वो किसी और को स्टेटमेंट दे पाए, उसकी डेथ कॉज हो चुकी होती है और किसी को स्टेटमेंट नहीं दे पाता, ना ही कोई आई विटनेस होता है। तो उस केस में ये दिस पार्ट विल कम टू प्ले रोल। ये उस टाइम पर ये जो पार्ट है, ये जो फ्रेज है सेक्शन का,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर डायरेक्ट नेक्सस नहीं भी है कॉज ऑफ डेथ में और सर्कमस्टांसेस में, इट इज इनफ इफ द वर्ड स्पोकन बाय द डिसीज रेफर टू एनी सर्कमस्टांसेस विच हैज कनेक्शन विद एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन विच एंडेड अप द विक्टिम्स डेथ। तो किसी भी सर्कमस्टांस के बारे में उसने जो भी स्टेटमेंट दिया हो जिस ट्रांजेक्शन उसकी डेथ कॉज हुई है वो भी रेलिवेंट माना जाएगा, सो दैट अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के थ्रू चेन इस्टेब्लिश हो सके और अक्यूज्ड का गिल्ट प्रूव हो सके। तो इन दैट केस इस पार्ट को भी रेलिवेंट मानेंगे। एनीथिंग विच हैज अ नेक्सस विथ हिज डेथ, proximate or distant, direct or indirect, can also fall within the purview of this section. Circumstances must have some proximate relation to the actual occurrence. It will be observed the circumstances of one of the transaction which resulted in the death of the declarant. इसमें आपका लैंडमार्क केस है दैट इज योर पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। ये भी क्वेश्चन आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन पर इनमें से कौन सा केस है। तो आपका कौन सा केस है? पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 प्रिवी काउंसिल का केस है ये। ओके, जिसमें जजमेंट किसने दिया था? लॉर्ड एटकिन ने। ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि जजमेंट किसने दिया है, तो लॉर्ड एटकिन। इसमें इन्होंने इस फ्रेज को कवर किया है कि इसका क्या मतलब है, सर्कमस्टांसेस एज टू जो ट्रांजेक्शन जिसमें उसकी डेथ कॉज हुई है। तो इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब जो सेक्शन 32 में यूज हुआ है? तो इसमें फैक्ट्स क्या था? डिसीज की जो बॉडी थी वो एक ट्रंक से मिली थी रेलवे कंपार्टमेंट में, और उसने वो बहरामपुर गया हुआ था। तो बहरामपुर उसने क्या किया था, किसी को उसने एक लोन दिया होता, ए जैसे ये डिसीज है, इसने बी को कुछ अमाउंट लोन पे दी हुई थी जो कि वो रीपे नहीं कर रही थी। तो एक दिन इसके पास ए के पास बी का लेटर आता है दैट आपके जो अमाउंट है, लेट्स अज्यूम 25,000, तो वो मैं आपको रीपे करना चाहती हूँ, बट फॉर दैट यू विल हैव टू कम टू माई प्लेस। ए ने अपनी वाइफ को बताया दैट मुझे बी का लेटर आया है दैट शी वॉन्ट टू रीपे मी दी अमाउंट एंड आई एम गोइंग टू बहरामपुर एट हर हाउस। सो ये सब क्या है? ये पूरा ट्रांजेक्शन है। ए के पास लेटर, ए ने पैसे दिए बी को, फिर ए के पास लेटर आया कि आप अपना अमाउंट लेने आ सकते हैं। ए ने अपनी वाइफ को बताया, दिस इज एंटायर ट्रांजेक्शन। ए ने वाइफ को इन्फॉर्म किया कि मैं जा रहा हूँ, फिर वो उस प्लेस पे जाता है, वहां पर जाता है, तो और उसके बाद वो फिर वापस नहीं आता, उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ए की डेथ कॉज हो गई। तो दिस इज द होल ट्रांजेक्शन। और इसमें से एक सर्कमस्टांस क्या है कि उसने अपनी वाइफ को इन्फॉर्म किया कि मैं बहरामपुर जा रहा हूँ, अपना लोन अमाउंट जो मैंने किसी दूसरे को लोन पे दिए थी जो अमाउंट, वो मैं वापस लेने जा रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन इन विच हिज डेथ रिजल्टेड। सो सी he gave a statement to his wife that he received a letter asking him to go to the house of the accused for receiving money due to him and that he was so going. In this case the cause of deceased death come to in question because ट्रायल किस चीज़ का चलेगा? जब एक ही डेथ कॉज हो गई तो ट्रायल किस चीज़ का चलेगा कि उसकी डेथ कैसे कॉज हुई, या उसकी जो वाइफ है वो कंप्लेंट करेगी ना कि मेरा हस्बैंड बहरामपुर गया था, फिर वहां से नहीं उसकी डेड बॉडी मिली है, तो ये कंफर्म करिए कि इसकी डेथ किसने कॉज की, हु इज़ द मर्डरर। So death comes into question in this case. The transaction is one in which the deceased was murdered and his body was found in the trunk proved to be brought on the behalf of the accused. और उसकी बॉडी मिलती है ट्रंक से। इसमें होता क्या है, जो अक्यूज पर्सन है बी एंड उसके हस्बैंड ने मिलकर उसकी डेथ कॉज कर दी होती है एंड उसे एक ट्रंक में बंद करके एक रिक्शा वाले के थ्रू रेलवे कंपार्टमेंट में रखवा देते हैं कि इसको हमें सामान को भिजवाना है। लेटर ऑन वो जो पर्सन होता है, जो रिक्शे वाला होता है, वो उसके बारे में स्टेटमेंट देता है कि ट्रंक वाला ही बोलता है कि पहले इन्होंने एक छोटा ट्रंक मंगवाया था, फिर इन्होंने एक बड़ा ट्रंक मंगवाया, इनको नहीं पसंद आया। तो पुलिस जब डिस्कवरी करने उनके घर जाती है तो देखती है कि एक प्लेस पर ज़मीन थोड़ी सी ढीली, जब से डिग करती है तो वहाँ पर एक बोरे के कुछ पीसेस मिलते हैं, इसमें ब्लड स्टेन्स होता है और वो एक्सक्यूज़ देते हैं, एक्यूज पर्सन एक्सक्यूज़ देते हैं दैट इट इज़ द चूहे का ब्लड है, ये रैट का ब्लड है। सो जितनी भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, जितने भी फैक्ट्स होते हैं, इसमें अक्यूज के अगेंस्ट जा रहे हैं। अक्यूज किसी भी चीज़ का रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं दे पाते हैं कि हाँ ये इसी वजह से ये चीज़ हुई है, ट्रंक क्यों खरीदा आपने, उसमें क्या सामान था, वो भी वो नहीं बता पाते हैं। सो इसमें इम्पॉर्टेंट, ये तो फैक्ट्स ऑफ द केस है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, वो स्टेटमेंट जो डिसीज पर्सन ने अपनी वाइफ से किया था, दैट स्टेटमेंट इज most important because it will be covered under this part of section 32 subsection 1.
The statement made by the deceased that he was setting out to the place where the accused lived and to meet the wife of the accused appears clearly to be a statement as to some of the circumstances of the transaction which resulted in his death. तो ये केस स्पेसिफिकली इस फ्रेज पर था, सेक्शन 32(1) में जो ये फ्रेज यूज हुआ है, दैट सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन इन विच हिज डेथ कॉज्ड, उस पे ये उससे ये रिलेट करता है और उसी फ्रेज को एक्सप्लेन किया है लॉर्ड एक्टिंग ने पाकला नारायण स्वामी केस में. When reliance is to be placed upon dying declaration, the court must be satisfied that the declaration was true, voluntary, and not as a result of either tutoring or prompting or a product of imagination. So declaration true होना चाहिए, voluntary होना चाहिए और not as a result of tutoring or prompting होना चाहिए. अब जैसे आपका निर्भया केस था, तो निर्भया केस में क्या होता, 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली थी मैजिस्ट्रेट ने, एंड ट्रायल होने से पहले ही निर्भया की डेथ कॉज हो गई थी. तो शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड. जो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया मैजिस्ट्रेट ने, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस. इस केसेस के जो स्टेटमेंट दिया था, ये डायरेक्टली रिलेट टू हर कॉज ऑफ डेथ था. उसने पूरा इंसिडेंट बताया था दैट किस किस वजह से क्या क्या इंसिडेंट हुआ था, क्या क्या फैक्ट्स थे, क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे, और वो पूरा अफेंस बताने के बाद कि मेरे साथ ये अफेंस कमिट हुआ है, उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुई, उसने वो स्टेटमेंट दिया मैजिस्ट्रेट को और कुछ दिन बाद उसकी डेथ कॉज हो जाती है. सो इसमें क्या है कि उसने अपना कॉज ऑफ डेथ बताया है, और इट इज व्हाट, इट इज स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस. डाइंग डिक्लेरेशन किस फॉर्म में हो सकता है, तो कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है. जो एग्जैक्ट वर्ड्स बोले हैं डिसीज पर्सन ने उसमें हो, जरूरी जो सबसे अच्छा फॉर्म माना जाता है वो है दैट इज क्वेश्चन आंसर फॉर्म. बट अगर टाइम नहीं था और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से उसकी एडमिसिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सी, जनरली डाइंग डिक्लेरेशन ought to be recorded in question answer form, but it is not elaborate and but if it is not elaborate and consists of only few sentences and is in the actual words of maker, the mere fact that it not in question answer form cannot be a ground against its acceptability or reliability, because ये क्या है, रूल ऑफ नेसेसिटी. तो जितना भी स्टेटमेंट मिल रहा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट ऑल विल बी रेलिवेंट. As a general rule, it is advisable to get the evidence of declarant certified from the doctor. That means इसका क्या मतलब है कि कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड है, लेट्स अज्यूम 98% इंजरी है उसको, बर्न इंजरीज हैं किसी पर्सन को किसी ने उसके इन लॉज ने या उसके हस्बैंड ने पेट्रोल डाल के उसे जला दिया, तो 98% इंजरी है. नाउ शी इज हॉस्पिटलाइज्ड. अब इस टाइम पे अगर वो हॉस्पिटलाइज है तो डॉक्टर से एक स्टेटमेंट लेना होता है एज टू फिटनेस ऑफ दैट पर्सन. फिटनेस किस चीज़ की, दैट शी इज एबल टू गिव एनी स्टेटमेंट, वो इस कंडीशन में है दैट वो स्टेटमेंट दे सकती है. तो ये सर्टिफिकेट लेना होता है. बिकॉज क्या होता है, लेटर ऑन जब वो इस पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है, विक्टिम की डेथ कॉज हो जाती है और ट्रायल स्टार्ट होता है, तो ट्रायल में कोर्ट पूछती है कि क्या आप कैसे कह सकते हैं कि इसको तो 98% इंजरीज थी, आप कैसे कह सकते हैं कि इसने जो स्टेटमेंट दिया वो सही है, वो फिट स्टेट में उसने स्टेटमेंट दिया है. तो यहाँ पर डॉक्टर का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. इट विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल. जिस सर्टिफिकेट से पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें थी और वो शी वॉज इन फिट स्टेट टू गिव द स्टेटमेंट. ओके, कोर्ट डॉक्टर को बुला के भी पूछ सकती है इन केसेस में. लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इन द लैंग्वेज ऑफ द डिक्लेरेंट. अगर जिस लैंग्वेज में डिक्लेरेंट ने वो स्टेटमेंट दिया है, उसी अगर लैंग्वेज में, दैट विल एड स्ट्रेंथ एंड रिलायबिलिटी. द डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड इन द एग्जैक्ट वर्ड्स स्टेटेड बाय द डिक्लेरेंट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. Now corroboration. Corroboration means to support the fact. किसी ने एक फैक्ट कहा है, अब इसको अदर फैक्ट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं. कोई किसी और ने कुछ भी कहा है या उसने बाद में लेटर ऑन सब्सिक्वेंट स्टेज पे कुछ कहा है, सो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोरोबोरेट कर रहे हैं. दैट मीन सपोर्ट कर रहे हैं. उसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी सेम चीज़ है. तो कन्विक्शन बेस्ड अपॉन अनकोरोबोरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन इज लीगल. ऐसा नहीं कोई कन्विक्शन का नाम है, अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन कोरोबोरेट नहीं हुई या उसके बेसिस पे कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया तो वो इलीगल हो जाएगी. नहीं, अनकोरोबोरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन पे भी कन्विक्शन लीगल माना जाता है. देयर इज नाइदर एनी रूल ऑफ लॉ नॉर एनी रूल ऑफ प्रूडेंस दैट अ डाइंग डिक्लेरेशन रिक्वायर्स टू बी कोरोबोरेटेड बाय अदर एविडेंस. कहीं भी लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है.
वेयर डाइंग डिक्लेरेशन इज ट्रू एंड रिलायबल कोरोबोरेशन इज नॉट नेसेसरी। अगर डाइंग डिक्लेरेशन ट्रू है, रिलायबल है, ये कैसे पता चलेगा रिलायबल है? अदर फैक्ट से भी पता चल सकता है। पूरे जितने सर्कमस्टांसेस है केस कोर्ट के पास, जितने भी फैक्ट्स हैं केसेस के, उससे ये पता चल सकता है कि इसने जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया है ये क्या है, ट्रू है एंड रिलायबल है। Corroboration, though not essential as such, but its introduction is otherwise expedient to strengthen the evidentiary value of dying declaration. Corroboration का रोल बस कितना है कि वो dying declaration की वैल्यू को और strengthen कर देगा, उसकी evidentiary वैल्यू को और reliable कर देगा, सिर्फ इतना रोल है corroboration का। okay? Now if declarant survives, अगर किसी पर्सन ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया कि मेरे साथ ये ऑफेंस कमिट हुआ है, अगर इसमें इसकी डेथ हो जाती है स्टेटमेंट देने के बाद, तो ये तो डाइंग डिक्लेरेशन कवर हो जाएगा। बट व्हाट इफ उसकी डेथ कॉज नहीं होती है, तब तो ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा इंडियन लॉ में, बिकॉज डाइंग 32(1) में फॉल करने के लिए क्या होना चाहिए, उस पर्सन की डेथ कॉज होनी मैंडेटरी। अगर डेथ कॉज नहीं हो तो दैट विल नॉट फॉल अंडर सेक्शन 32(1). क्यों? क्योंकि लेट अब वो सर्वाइव कर गया, अब उसे ट्रायल स्टेज पे लेटर ऑन उसे एविडेंस देने के लिए बुलाया जा सकता है एज अ विटनेस। सो वॉट इज द नीड ऑफ एक्सेप्टिंग दिस स्टेटमेंट एज अ डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि डेथ तो कॉज ही नहीं हुई है। सो ये सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एज अ कोरोबोरेशन यूज हो सकता है कि दैट उसने इस स्टेट में, जब उसकी इतनी खराब हालत थी, वो उसने इस कंडीशन में स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसकी डेथ कॉज हो सकती थी, और वो अभी भी ये स्टेटमेंट दे रहा था। उसके बोथ द स्टेटमेंट आर व्हाट, कोरोबोरेटिंग ईच अदर। ओके, it can be used to corroborate the evidence of the person under section 157, contradict him under section 155। अगर कोई स्टेटमेंट corroborate कर रहा है तो कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकता है यहाँ पे उसने कोई और स्टेटमेंट दिया और ट्रायल स्टेज पर कोई और स्टेटमेंट दे रहा, तो क्या प्रीवियस स्टेटमेंट पे उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया सकता है। रिलेवेंट एज एन एडमिशन, अब अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन में फॉल नहीं कर रहा है बट उसने वो स्टेटमेंट दिया तो है ना, एंड एडमिशन, तो वो एडमिशन की तरह रेलिवेंट हो सकता है। सेक्शन 21 कहता है कि एडमिशन रेलिवेंट होते हैं। सो एडमिशन क्या होता है? एडमिशन स्टेटमेंट होते हैं वेदर रिटन, ओरल और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच सजेस्ट एन इन्फ्रेंस एज टू फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, या फिर वो एज अ रजिस्टर एडमिसिबल और रेलिवेंट है, दैट मीन्स एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। बिकॉज जो सेकेंड पार्ट है 32(1) का, विच रिलेट्स एट टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इन विच हिज डेथ रिजल्टेड, तो वो क्या है, ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहा है ना। जिस ट्रांजेक्शन में विक्टिम की डेथ कॉज हुई, डिसीज पर्सन की डेथ कॉज हुई, इस ट्रांजेक्शन में कोई भी सर्कमस्टेंस, व्हाट इज दिस, तो एज अ सेम ट्रांजेक्शन भी वो सेक्शन 6 में रेलिवेंट हो सकता है। इसमें से कोई भी उसका जो स्टेटमेंट उसने दिया इस ट्रांजेक्शन से में किसी भी सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड जो उसने स्टेटमेंट दिया है, वो एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन भी रेलिवेंट हो सकता है अंडर सेक्शन 6। अब अगर उसने FIR दी हो पुलिस ऑफिसर को, उस FIR उसने बताया कि मेरे साथ ये ऑफेंस कमिट हुआ है, उसके बाद उसकी डेथ कॉज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस ऑफेंस, इस ऑफेंस की वजह से उसकी डेथ कॉज होती है, तो तभी तो ये रिलेट करेगा उसकी कॉज ऑफ डेथ से। किसी और वजह से डेथ कॉज हुई तब ये स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। बट अगर इस स्टेटमेंट में उसने कोई ऐसी फैक्ट्स बताए हैं जिसकी वजह से बाद में उसकी डेथ कॉज हो जाती है, तो इस FIR को भी हम डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे, इस FIR को भी कोर्ट डाइंग डिक्लेरेशन मानेगी, बिकॉज ये भी क्या है, स्टेटमेंट है जो कि उसका कॉज ऑफ डेथ बता रहा है। okay? अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने 161 में उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है CRPC में, आपको पता है 161 में पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है किसका, पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। बट 162 क्या कहता है कि इस स्टेटमेंट को एज एन एविडेंस नहीं यूज कर सकते, बट 32(1) के स्टेटमेंट को सेव किया है कि ये सेव है। 162 की एप्लीकेशन से 32(1) सेव है। 32(1) इज व्हाट, डाइंग डिक्लेरेशन। तो अगर किसी पर्सन ने 161 का स्टेटमेंट दिया है पुलिस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर ने उसे रिकॉर्ड किया है, उस स्टेटमेंट को सेपरेटली रिकॉर्ड किया उस पर्सन के, देन इन दैट केस इस स्टेटमेंट, अगर उस पर्सन के बाद में डेथ कॉज हो जाती है और ये स्टेटमेंट उसकी कॉज ऑफ डेथ से रिलेट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। इस पे 162 का एप्लीकेशन नहीं लगेगा, बिकॉज 162 में क्लियरली 32(1) को सेव किया जा रहा है। डिले इन रिकॉर्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन का स्पॉन्टेनियस होना जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ तुरंत उसने स्टेटमेंट कर दिया
तो अब अगर तुरंत स्टेटमेंट हुआ, स्पॉन्टेनिटी में स्टेटमेंट हुआ, तभी वो रेलेवेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर उसने किया है तब उसकी रिलायबिलिटी हाई हो जाती है। फर्क सिर्फ रिलायबिलिटी पर आता है। एडमिसिबल वो दोनों केसेस में होगा, डिले कॉज हुई हो चाहे डिले ना कॉज हुई हो, एडमिसिबल इन बोथ दी केसेस है। बट रिलायबिलिटी किस में हाई होती है कि अगर डिले नहीं हुआ है या फिर डिले प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है प्रोसिक्यूशन ने, सो दैट विल बी एडमिसिबल। ओके, सी FIR एज अ डाइंग डिक्लेरेशन क्लियर हो गया है। इसमें केस आपका पारस यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 1999। इट वाज हेल्ड दैट द स्टेटमेंट ऑफ डिसीज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर इन अ रूटीन मैनर एज अ कंप्लेंट एंड नॉट एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। दैट मीन कंप्लेंट रिकॉर्ड की थी पुलिस ऑफिसर ने उसमें रूटीन मैनर में, डाइंग डिक्लेरेशन की तरह नहीं रिकॉर्ड किया था स्टेटमेंट, कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। वो स्टेटमेंट भी, कंप्लेंट स्टेटमेंट भी क्या हो सकती है, डाइंग डिक्लेरेशन की तरह ट्रीट किया जा सकती है आफ्टर द डेथ ऑफ द इंजर्ड एंड रिलाइड इफ द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस क्लियरली एस्टैब्लिशेस दैट द डिसीज वाज कॉन्शियस एंड वाज इन अ फिट स्टेट ऑफ हेल्थ टू मेक द स्टेटमेंट। आपका मेन केस डाइंग डिक्लेरेशन का पकाला नारायण स्वामी है कि प्री में उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका केस अदबीर सिंह का भी है, अदबीर वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें तो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, ये आपका मेंस का है। ये अदबीर वर्सेस गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2010। दिस आल्सो रिलेट्स विद द डाइंग डिक्लेरेशन। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी डाइंग डिक्लेरेशन में, पहले यहाँ पर कुछ और कहा, फिर यहाँ पर कुछ और कहा, फिर यहाँ पर कुछ और कहा, 3 डाइंग डिक्लेरेशन है, अगर तीनों कंसिस्टेंट है तब तो डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल भी होगा, रिलायबल भी होगा और उसकी रिलायबिलिटी हाई होगी बिकॉज तीनों टाइम सेम का। बट अगर 3 डाइंग डिक्लेरेशन दिए हैं, लाइक अगर विक्टिम के साथ जो अफेंस हुआ उसके घर पर हुआ है, नेबरहुड के लोग आ गए, उसने विक्टिम ने, उन लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो उसने उसको वहां पर एक स्टेटमेंट दिया, दैट इज वो, और लेटर ऑन उसकी डेथ कॉज हो जाती है, तो दैट इज व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन। उसने यहाँ पर एक अपने नेबरहुड के लोगों को क्या नाम है स्टेटमेंट दिया, तब तक एम्बुलेंस आ जाती है, एम्बुलेंस में जब वो जा रही होती है, उसने एम्बुलेंस में जब उससे नर्स वगैरह पूछते हैं कैसे क्या डेथ को, या पुलिस होती तो वो पूछती कैसे आपके साथ ऑफेंस कमिट हुआ, यहाँ पर उसने कोई और स्टेटमेंट दे दिया। एंड जब वो हॉस्पिटलाइज हो गई, उसमें वहां 2 दिन बाद उसने कोई और स्टेटमेंट दिया, इसमें तीनों में इनकंसिस्टेंसी है, तब कोर्ट क्या करेगी, कौन सा डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट मानेगी, कौन से एक डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे ट्रायल करेगी, किसे एडमिसिबल मानेगी। इस केसेस में जो भी स्टेटमेंट एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस, जो भी सर्कमस्टांसेस के साथ जा रहे होंगे, इन द लाइट ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो भी स्टेटमेंट ये शो कर रहा हो कि हाँ ये स्टेटमेंट सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग सही है, जो सर्कमस्टांसेस हैं वो स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही हैं कि इसने जो दिया है ऐसी ही सर्कमस्टांसेस हुई, तो इनमें से जो भी स्टेटमेंट सर्कमस्टांसेस की लाइट में सही जा रहा होगा उस स्टेटमेंट को कोर्ट एडमिसिबल करेगी। बट इस केस में कोर्ट कॉशियस रहेगी, कोरोबोरेट भी करेगी, अदर फैक्ट से कोरोबोरेशन भी मांगेगी, और देन आफ्टर दैट उसकी रिलायबिलिटी चेक करेगी। सी different between English law and Indian law. Declarant should have under the expectancy of death in English law, whereas under Indian law it is not necessary. Evidentiary value, इसमें आपका कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट केस, 1958 सुप्रीम कोर्ट। It was held that there is neither rule of law nor prudence which states that dying declaration cannot form the sole basis of conviction unless it is corroborated by independent witness. That means ऐसा कोई rule of law या prudence नहीं है जिसमें ये कहा गया कि dying declaration का corroboration mandatory, dying declaration corroborate होने पर ही उसके बेसिस पे कन्विक्शन दिया सकता है, ऐसा कहीं नहीं है। A true and voluntary declaration needs no corroboration. क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला हम कर चुके हैं कि साइंस से उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया होता है विक्टिम ने, डिसीज पर्सन ने। इट वाज हेल्ड दैट डाइंग डिक्लेरेशन मेड बाय साइंस एंड नॉट्स इज आल्सो रेलेवेंट, इसे भी डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे। बट ये जो स्टेटमेंट दिया है, डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, स्टेटमेंट है, और किस तरह दिया है, साइंस से दिया है, तो क्या इसे एडमिशन मान सकते हैं हम? इससे एडमिशन नहीं मानेंगे, बिकॉज एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टेटमेंट जो होना चाहिए या तो ओरल हो या रिटर्न हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, एंड एडमिशन कैसा होना चाहिए, क्लियर, अनएम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, अनइक्विवोकल नहीं होना चाहिए, तो एडमिशन हमेशा क्लियर होना चाहिए। सो इससे एडमिशन नहीं मानेंगे, बट इसे डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे। नाउ सेक्शन 33,
where a person appears before a court and testimony is recorded, but at a later stage of proceeding or in a subsequent proceeding he is not available. That means ट्रायल चल रहा है, पर्सन यहाँ अपीयर हुआ, उसने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, लेटर स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग पे ही इज अनेबल टू कम, वो नहीं आ सकता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अभी नीचे जैसे लाइक उसकी डेथ कॉज हो गई या इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस हो गया, तो उस केस में अगर वो लेटर स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग पे नहीं है, सेम प्रोसीडिंग पे लेटर स्टेज पे नहीं आ पाया, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इस स्टेटमेंट को एविडेंस मान सकते हैं अंडर सेक्शन 33 अगर ये स्टेटमेंट प्रूव हो चुका हो, या फिर उसने इस प्रीवियस प्रोसीडिंग में एक स्टेटमेंट दिया, ओके, वो स्टेटमेंट प्रूव हो चुका है एज एन एविडेंस। लेटर ऑन कोई दूसरी प्रोसीडिंग, ये तो सेम प्रोसीडिंग में लेटर स्टेज है, और या फिर अलग अलग प्रोसीडिंग में सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, दिस इज व्हाट सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, इसमें वो नहीं आ सकता, ही इज अनेबल टू कम, तो उसने जो स्टेटमेंट यहाँ दिया है वो यहाँ यूज हो सकता है। ओके okay? ये दो सिचुएशंस कवर होती है सेक्शन 33 में, दैट कोई पर्सन कोर्ट के सामने आता है, टेस्टिमनी देता है, उसकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड होती है, लेकिन लेटेस्ट उसी सेम प्रोसीडिंग की लेटेस्ट स्टेज पे वो नहीं आ पाता, या फिर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में कोई और प्रोसीडिंग है उस पर वो नहीं आ पाता, ही इज नॉट अवेलेबल एज अ विटनेस, वो एज अ विटनेस नहीं अवेलेबल है, देन सेक्शन 33 अप्लाइज एंड हिज टेस्टिमनी प्रीवियसली रिकॉर्डेड, उसने जो पहले टेस्टिमनी दी थी, कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट विच इट स्टेट्स। तो 33 किन पे लगता है, अगर विटनेस डेड है, उसकी डेथ कॉज हो चुकी है, कैन नॉट बी फाउंड, इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, इज केप्ट ऑफ द आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी, अब एडवर्स पार्टी उसे आने ही नहीं दे रही किसी न किसी वजह से, हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसेस विच द कोर्ट कंसीडर्स अनरीजनेबल, द प्रोसीडिंग्स मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज, कंडीशन क्या है कि प्रोसीडिंग सेम पार्टीज के बीच में होनी चाहिए, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एंड इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, तो वो भी सेम पार्टी ही माने जाएंगे, तो प्रोसीडिंग सेम पार्टी के बीच होनी चाहिए। द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी द क्रॉस एग्जामिनेशन, और जो पहली प्रोसीडिंग हुई थी, इस प्रोसीडिंग में उसने जो स्टेटमेंट दिया था, इस स्टेटमेंट को क्रॉस एग्जामिन करने का राइट मिला था एडवर्स पार्टी को, बिकॉज क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तभी तो वो एज एन एविडेंस हो प्रोड्यूस, तभी वो एविडेंस हो, किसी ने कोई फैक्ट दिया है एज एन एविडेंस प्रोड्यूस किया, ये एविडेंस कब माना जाएगा, जब इस पे इसको क्रॉस एग्जामिन कर लिया जाएगा, उसके बाद भी ये एज इट इज स्टैंड करता है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो व्हाट इज दिस एविडेंस, ठीक, तो उस पे क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट मिल चुका है एडवर्स पार्टी को, अब उसने एक्सरसाइज किया हो या ना किया हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट था एडवर्स पार्टी के पास क्रॉस एग्जामिन करने का, and the question in issue are substantially the same in the first and in the subsequent या second proceeding, तो जो क्वेश्चन इस पार्टी सेम थी, क्वेश्चन इन इशू सेम था, सब्सटेंशियली भी सेम हो सकता है या इंटायरली सेम हो सकता है, और एडवर्स पार्टी के पास राइट टू एग्जामिन था, देन सेक्शन 33 लगेगा, उसने जो प्रीवियस टेस्टिमनी दी थी वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग पे या लेटर स्टेज ऑफ द सेम प्रोसीडिंग पर एज एन एविडेंस यूज किया सकती है। ओके, हमने सेक्शन 31 नहीं पढ़ा है, 31 पढ़ लेते हैं। एडमिशंस नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप, दैट मीन्स एडमिशन कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या है, एविडेंस एक्ट में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड, सेक्शन 4 कहता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ, कॉन्क्लूसिव प्रूफ आपका क्या क्या है, जहां जहां कॉन्क्लूसिव प्रूफ है वहां वहां लिखा हुआ है कि दैट दिस एविडेंस या दिस फैक्ट इज द, इस फैक्ट को, इस एविडेंस को कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। आपके कौन से सेक्शन स्पेसिफिकली कॉन्क्लूसिव प्रूफ पे बेस्ड हैं, 41, 112, 113, ये आपका प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से सेक्शंस हैं जो कॉन्क्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं, तो 41, 112, 113, इनमें कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते हैं आप, कोर्ट अलाउ ही नहीं करेगी कि आप इन केसेस में कोई एविडेंस दें, जो फैक्ट है उसे कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना जाएगा, उसे रिबट नहीं किया सकता है। सो एडमिशन कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है बट स्टॉपेल की तरह ऑपरेट करते हैं। एडमिशंस आर नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड बट दे में ऑपरेट एज स्टॉपेल अंडर द प्रोविजन हेयरइन आफ्टर कंटेन्ड। स्टॉपेल कहाँ डिफाइंड है, एविडेंस एक्ट 115 में है, 115 से 117 इज अबाउट प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टॉपेल। स्टॉपेल में क्या होता है कि किसी पर्सन ने एक बात अभी कही है, अब उससे इनकंसिस्टेंट बात वो नहीं कह सकता, वन कैन नॉट अप्रोबेट और रिप्रोबेट एट द सेम टाइम, वन कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर आप दो अलग अलग बातें नहीं कह सकते हैं
अभी आप बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मुझे क्या इनहेरिटेंस में मिली है अपने फादर से, और उसी टाइम आप बोल रहे हैं कि नहीं ये प्रॉपर्टी तो मैंने परचेज की, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप एक ही प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस के थ्रू भी ऑब्टेन कर रहे हैं और सेल के थ्रू भी ऑब्टेन कर रहे हैं? दीज आर टू इनकंसिस्टेंट थिंग्स। सो एडमिशन एज एन स्टॉपेल ऑपरेट करेंगे। अगर आपने कोई बात कह दी है तो आप लेटर ऑन आप उससे इनकंसिस्टेंट बात अगर करेंगे तो आपके ऊपर स्टॉपेल लग जाएगा, आप उससे इनकंसिस्टेंट बात नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 2 वी हैव कवर्ड। नाउ सेक्शन 32 33 आर ऑल्सो कवर्ड। थर्टी फोर, ये आपका केवल इसमें आपको मार्जिनल हेडिंग याद रखनी है, ये एग्जाम में प्री में एग्जाम में पूछा सकता है। थर्टी सिक्स एंड 38 सिर्फ मार्जिनल हेडिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। 36 को आपको पढ़ना है 83 के साथ, और 38 को पढ़ना है आपको 84 के साथ, एविडेंस एक्ट के ही सेक्शन के। ये जब हम प्रिजम्पशन एक्ट एज टू डॉक्यूमेंट्स करेंगे तब भी एक बार ये हम डिस्कस कर लेंगे किसी किसके साथ पढ़ना, किसमें क्या मेंशन है। ओके, नाउ जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट, कब रेलेवेंट होगा, तो ये आपका 40 से 44 है। मेंस पे इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस पूरे पार्ट में, यूपी में पूछा जा चुका है, यूपी के मेंस एग्जामिनेशन में। प्री में इसकी मार्जिनल हेडिंग से पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कॉन्क्लूसिव प्रूफ किस सेक्शन में, रेस जुडिकेटा किस में है, तो ये क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। सी सेक्शन 40 क्या कहता है? प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट टू 12 सेकेंड सूट और ट्रायल। एक सूट हो चुका है सेम मैटर पे, अब दूसरा सूट उसी पे आप नहीं ला सकते हैं। अगर लाते हैं उस दूसरा सूट जो आता है उसमें ये होता है कि इस मैटर पे ऑलरेडी जजमेंट डिक्री या ऑर्डर आ चुका है कॉम्पिटेंट कोर्ट का, ये क्वेश्चन अराइज होता है। जो अपोजिट पार्टी होती है या डिफेंडेंट होता है वो बोलता है इस पे तो ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, देन इन दैट केस ये जो जजमेंट डिक्री या ऑर्डर है पहले सूट का, फॉर्मल सूट का, वो यहाँ ये जजमेंट यहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगा, कोर्ट को दिखाएगा डिफेंडेंट दैट इस मैटर पे ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है। सो व्हाट डज सेक्शन 40 सेज? इट सेज इट प्रोवाइड्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर या डिक्री इज अ रेलेवेंट फैक्ट इफ by law it has the effect of preventing any court from taking any cognizance या holding a trial। that means क्वेश्चन यहाँ क्या है कि क्या कोर्ट इस केस में कॉग्निजेंस ले सकती है, या क्या कोर्ट इस केस में ट्रायल होल्ड कर सकती है। तो ये फैक्ट दैट इस पे पहले ही एक कोर्ट जजमेंट ऑर्डर डिक्री दे चुकी है सेम कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन की। कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन क्यों? बिकॉज फॉर एग्जांपल एक कोर्ट आपका सिविल जज जूनियर डिवीजन ने ट्राई किया है, उस पर डिसीजन आ चुका है, अब दोबारा सेम मैटर पे सेम पार्टीज अगर सिविल जज जूनियर डिवीजन का क्या नाम है ले आएंगी, तो अब इन दोनों के जजमेंट्स अगर अलग हो गए तो व्हाट इज द डाइकोटमी क्रिएट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। सो अगर एक बार सेम जुरिस्डिक्शन की कोर्ट ने अगर मैटर डिसाइड कर दिया है, आप सेम जुरिस्डिक्शन की दूसरी कोर्ट में मैटर डिसाइड नहीं कर सकती, इसीलिए अपील का प्रोविजन बना है दैट हायर कोर्ट के पास आप जाइए, अगर इफ यू आर अग्रीव्ड देन यू मस्ट गो टू द हायर कोर्ट, आप हायर कोर्ट में अपील करिए, अगर अपील नहीं हो सकती तो रिवीजन लाई करेगा, रिवीजन करिए, उसका जो डिसीजन आएगा वो फाइनल माना जाएगा और लोअर कोर्ट के डिसीजन में वो मर्ज हो जाएगा। बट सेम कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन में अलग अलग कोर्ट्स, ऐसे क्या होगा आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो जाएगी। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हमें प्रिवेंट करना है, एक बार जो डिसीजन आ गया अब वो बाइंडिंग होगा। सो इट इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा में यही है, सेम मैटर है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम पार्टीज हैं, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उस पर डिसीजन दे दिया, अब उस पर दूसरी सेम जुरिस्डिक्शन की कोर्ट डिसीजन नहीं दे सकती है। ओके, एंड ऑटरेफॉइस एक्विट एंड ऑटरेफॉइस कन्विक्ट, ये सेक्शन 11 है आपका सीपीसी का, एंड दिस इज योर सेक्शन 300 सब सेक्शन 1 पर बेस्ड है ये आपका सीआरपीसी का।
दैट अगर किसी का एक्विटल हो चुका है या किसी का कन्विक्शन हो चुका है एंड दैट इज इन फोर्स इन द सेंस अभी वो अपील में चैलेंज नहीं हुआ या अपील में उसको उसका कन्विक्शन सेट असाइड नहीं हुआ या उसका एक्विटल सेट असाइड नहीं हुआ है, तो वो क्या है, इन फोर्स है। अब उसी सेम ऑफेंस के लिए सेम पर्सन का दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता है। सो सेक्शन, ये क्वेश्चन आपका आता है कि सीपीसी का कौन सा सेक्शन है जो प्रिंसिपल ऑफ रेजुडिकेटा इनकॉर्पोरेट करता है डायरेक्टली जिसमें प्रिंसिपल ऑफ रेजुडिकेटा पता मिलता है कि यहाँ पर रेजुडिकेटा अप्लाई कर रहा, तो दैट इज योर सेक्शन 40 कि ऑलरेडी एक जजमेंट आ चुका है, अब उस पर सेकेंड सूट या सेकेंड ट्रायल अब बाहर है। ओके, नाउ सेक्शन 41, इसमें ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन केसेस पे कौन सी जुरिस्डिक्शन है। पहला है आपका प्रोबेट जुरिस्डिक्शन, दूसरा आपका मेट्रोमोनी, तीसरा आपका इंसॉल्वेंसी और एडमिरलिटी। तो इन केसेस में 41 अप्लाई करता है। तो ये भी ऑप्शंस आते हैं कि इनमें से आपको 4 दे देंगे, इसमें से आपको 3 दे देंगे और 1 हटा देंगे। तो ये पूछ सकते हैं 41 इनमें से किस पे अप्लाई नहीं करता है, तो वो जो भी लास्ट आपको देंगे उस पे आपको टिक करना है, बिकॉज इन तीनों पे तो अप्लाई करता है। ओके, इट डील्स विद जजमेंट इन रेम। जजमेंट इन रेम मतलब एप्लीकेबल एट वर्ड एट लार्ज। सो आपके दो तरीके के जजमेंट होते हैं, एक जजमेंट इन रेम होता है, एक जजमेंट इन पर्सोनम होता है। पर्सोनम मीन्स पार्टीज के बीच, केवल पार्टीज के बीच एप्लीकेबल है, पार्टीज पे बाइंड कर रहा है। बट जजमेंट इन रेम इज व्हाट, एप्लीकेबल एंड बाइंड द वर्ड एट लार्ज। दैट मीन्स कोई डाइवोर्स डिक्री है, किसी दो हस्बैंड वाइफ की डाइवोर्स डिक्री, दैट इज व्हाट जजमेंट इन रेम। बट कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें से कोई कंडीशन ब्रीच होगा या परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्ट की है वो नहीं हो पाई, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है। अब इसमें जो डिसीजन आएगा दैट विल बी योर जजमेंट इन पर्सोनम, दैट विल बाइंड ओनली दी पार्टीज टू द सूट। ओके, सो 41 डील्स विद द जजमेंट इन रेम। ये भी क्वेश्चन आता है प्री में, तो आपको ये भी याद रखना है। और कॉन्क्लूसिव प्रूफ है 41 का जो लेटर पार्ट है वो बताता है कि कौन सा फैक्ट कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना जाएगा इस सेक्शन में, दैट जो राइट लीगल कैरेक्टर है जिस पर डिसीजन आया या जो अक्रू हुआ वो किस टाइम और किस डेट पर वो अक्रू हुआ है उसके बारे में कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। ओके, सो इट प्रोवाइड्स द फाइनल जजमेंट ऑर्डर डिक्री ऑफ अ कोर्ट एक्सरसाइजिंग। कौन सी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए कोर्ट ने फाइनल डिक्री या ऑर्डर दिया है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, प्रोबेट, मैट्रिमनी, एडमिरल्टी या इंसॉल्वेंसी, विच कन्फर्स अपॉन या टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल कैरेक्टर। कोई भी लीगल कैरेक्टर कन्फर करते हैं मतलब देती है कोर्ट उस जजमेंट के थ्रू, या फिर कोई लीगल कैरेक्टर टेक अवे कर लेती है, ले लेती है एब्सोल्युटली, या डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी एंटाइटल्ड टू एनी सच कैरेक्टर और एनी स्पेसिफिक थिंग एब्सोल्युटली इज रेलिवेंट। या फिर कोर्ट ये कहती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस डॉक्यूमेंट, इस चीज के लिए, इस थिंग के लिए क्या है, एंटाइटल्ड है एब्सोल्युटली उस कैरेक्टर के लिए, तो वो भी क्या होगा, रेलिवेंट होगा इस सेक्शन में। बट जुरिस्डिक्शन कौन सी होनी चाहिए, ये 4 होनी चाहिए। okay? अब प्रोबेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ये रिलेटेड टू विल होता है। प्रोबेट्स कोर्ट जो होती है वो ऑफिशियली विल को इसमें प्रूव, ऑफिशियल प्रोसेस होता है इसमें विल को प्रूव किया जाता है। सी ऑफिशियल प्रूविंग ऑफ द विल, इट इज अ जुडिशियल प्रोसेस वेयर बाय अ विल इज प्रूव्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अ प्रोबेट कोर्ट डिसाइड्स द लीगल वैलिडिटी ऑफ द टेस्टेटर्स विल। द प्रोबेटेड विल देन बिकम्स अ लीगल इंस्ट्रूमेंट दैट मे बी enforced by the executor in the law of court is necessary। दैट मीन्स प्रोबेट कोर्ट में विल को प्रूव कराते हैं। ओके, मैट्रिमनी जो रिस्ट्रिक्शन आपको पता ही है, रिलेटेड टू मैरिज, लाइक अगर डाइवोर्स केसेस हैं, बाइगेमी का केस है, दैट इज व्हाट रिलेटेड टू मैरिज। ओके, एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन मतलब नेवल वगैरह से, शिप वगैरह से रिलेटेड जो लॉज हैं, दैट विड बी एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन। इंसॉल्वेंसी मीन्स अगर किसी पर्सन का जो डेट है, जो उसने लोन लिया है, उसकी एसेट से ज़्यादा है, दैट मीन्स उसने 1 लाख रुपए का डेट लिया है, बट उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है, केवल 50,000 का ही एसेट है, तो इसके डेट की एसेट से ज़्यादा हो गए, अब वो पे नहीं कर सकता अपने डेट। सो इन दैट केस व्हाट ही विल डू, ही विल अप्लाई टू द कोर्ट फॉर द इंसॉल्वेंसी। आई हैव बिकम इंसॉल्वेंट, अब मेरे क्रेडिटर्स मुझसे लोन अमाउंट मांग रहे हैं, जो मैंने उनसे उधार लिया वो पैसे मुझसे मांग रहे हैं, एंड आई एम अनेबल टू रीपे। तो इस केस में कोर्ट क्या करेगी, ये जितनी एसेट है इसको सेल करके इससे जो अमाउंट रियलाइज होगी इसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे क्रेडिटर्स को दे देगी। अगर कोई क्रेडिटर पहले सिक्योर क्रेडिटर्स को पे किया जाता है, आफ्टर दैट जो बचता है वो अनसिक्योर्ड में जाता है। सो
आपको ये देखना है कंक्लूसिव प्रूफ किस चीज़ का है। सी, फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। सेकंड, सच जजमेंट ऑर्डर या डिक्री कंक्लूसिव प्रूफ। ये जो जजमेंट ऑर्डर या डिक्री है किस चीज़ का, जो प्रोबेट जुरिस्डिक्शन में दिया गया है, एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन में दिया गया है, इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन में दिया गया है, या फिर मैट्रिमोनियल जुरिस्डिक्शन में दिया है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ कब होगा, किस चीज़ का कंक्लूसिव प्रूफ है ये, दैट एनी लीगल कैरेक्टर विच इट कन्फर्स, जो लीगल कैरेक्टर कोर्ट ने कन्फर किया है इसमें से किसी भी जुरिस्डिक्शन में, इसमें से किसी भी जुरिस्डिक्शन में एक्सरसाइज करते हुए जो भी लीगल कैरेक्टर कोर्ट ने कन्फर किया है वो कब एक्रू हुआ है, एट द टाइम व्हेन सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री केम इनटू ऑपरेशन। तो कंक्लूसिव प्रूफ किस चीज का है, टाइम का है, कि किस टाइम कन्फर हुआ है वो लीगल कैरेक्टर, इस चीज का कंक्लूसिव प्रूफ है कि जिस टाइम वो जजमेंट और डिक्री या ऑर्डर ऑपरेशन में आया है उस टाइम पर वो लीगल कैरेक्टर क्या अक्रू हुआ है, इस चीज का कंक्लूसिव प्रूफ है। ठीक, दैट एनी लीगल कैरेक्टर टू विच इट डिक्लेयर्स एनी सच पर्सन टू बी इंटाइटल अक्रूड टू दैट पर्सन एट द टाइम व्हेन सच, जो क्या नाम, अगर इंटाइटल डिक्लेयर किया गया दैट सच पर्सन इज इंटाइटल टू सच लीगल कैरेक्टर, तो कब ये किस चीज का कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा, कि जिस टाइम वो जजमेंट, जिस टाइम वो जजमेंट में ये डिक्लेयर किया गया, जिस टाइम उस जजमेंट में डिक्लेयर किया गया ये पर्सन इस लीगल कैरेक्टर के लिए इंटाइटल है, उस टाइम को क्या कह रहे हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ माना कि हाँ इसी टाइम कहा गया है। ओके, राइट का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं कि एक बार जो जजमेंट आ गया वो जजमेंट कंक्लूसिव प्रूफ हो जा रहा है, अदरवाइज अपील में कैसे जाएंगे आप, यहाँ पे केवल टाइम को कंक्लूड, कि किस टाइम उसको माना जाएगा। तो अब इस चीज के बेसिस, इस चीज को रिबट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दे सकता कि नहीं उस जजमेंट में तो नहीं कहा गया, उस टाइम तो नहीं कहा गया था, इसको रिबट नहीं कर सकते हो आप, अपील में आप फिर भी जा सकते हो। ओके, नाउ सेक्शन 42 सी, relevancy and effects of judgments order and decree other than those mentioned in section 41। that means जो judgment decree order है वो 41 में mentioned नहीं है, उनकी relevancy 42 में होगी। कब, जब वो matter of public nature से relate करेंगे तब वो रेलिवेंट हो जाएंगे किसमें, 42 में। अगर 41 में कवर नहीं हो रहे हैं देन वो 42 में अदर जो केसेस हैं वो तभी रेलिवेंट होंगे जब वो पब्लिक नेचर के मैटर से रिलेट कर रहे हों। आपको सिर्फ इतना याद करना है इसमें कि 42 किन केसेस पे अप्लाई करता है। ओके, 42 जजमेंट्स आर एडमिसिबल एज पीस ऑफ एविडेंस। 43 मतलब जजमेंट 40, 41, 42 में इररेलेवेंट है, उसमें रेलिवेंट नहीं है, तो 43 में कब रेलिवेंट माना जाएगा। इट लेज डाउन द जनरल रूल दैट ऑल जजमेंट डिक्रीज और नॉट मेंशन इन 42, 42 आर इररेलेवेंट। अगर कोई भी जजमेंट 42, 42 में कवर नहीं हो रहा है, 40, 41, 42 में कवर नहीं हो रहा, तो वो इररेलेवेंट होगा। अगर 40, 41, 42 में रेलिवेंट नहीं है तो वो अदरवाइज इररेलेवेंट होगा। बट इफ the existence of such judgment order decree itself a fact in issue, fact in issue क्या है कि वो judgment decree या order exist करता है या नहीं, तब वो relevant हो जाएगा। या फिर when the judgment order or decree is relevant under some other provision of the act, कहीं और relevant है Indian Evidence Act में तो भी वो relevant हो जाएगा, even though 42 में relevant नहीं है। ओके okay? तो आपको 43 में क्या याद रखना है कि जो भी जजमेंट्स हैं 40, 41, 42 में अगर कवर नहीं हो रहे हैं तो जनरल रूल है कि वो इररेलेवेंट होंगे। बट अगर वो खुद में एक फैक्ट इन इशू है उनका एग्जिस्टेंस, तो वो रेलिवेंट हो जाएंगे 43 में। या फिर वो कहीं और रेलिवेंट है, 40, 41, 2 में रेलिवेंट नहीं है बट कहीं और रेलिवेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो भी वो रेलिवेंट होंगे अंडर सेक्शन 43। नाउ सेक्शन 44, fraud or collusion in obtaining judgment or incompetency of court may be proved. It said that any party to a suit or other proceeding may show that any judgment, order or decree which is relevant under section 40, 41, 42, that means कोई भी judgment, order or decree जो 40, 41 या 42 में relevant है and which has been proved by the adverse party वॉज डिलीवर, और जो वो उसे एडवर्स पार्टी ने प्रूव भी कर दिया है, तो अब जो पार्टी है वो क्या एविडेंस दे सकती है कि वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी उसे डिलीवर करने के लिए, या वो जजमेंट फ्रॉड या कोल्यूजन से ऑब्टेन हुआ है। तो उसके लिए 44 में एविडेंस दिया सकता है कि इन केसेस में कि या अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी जजमेंट डिलीवर करने के लिए, या वो जजमेंट फ्रॉड या कोल्यूजन से ऑब्टेन किया गया, तो इसको कहाँ रेलिवेंट मानेंगे, इस चीज़ का एविडेंस कहाँ दिया सकता है, 44 में। नाउ ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट, एक्सपर्ट ओपिनियन 45 से 51 तक है आपका। एक्सपर्ट क्या होते हैं,
एक्सपर्ट वो पर्सन्स होते हैं जिन्हें अपनी फील्ड की स्पेशल नॉलेज होती है बिकॉज ऑफ देयर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। या तो उनको अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से अपनी फील्ड की स्पेशलाइज नॉलेज होगी, या फिर अपने एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें अपनी फील्ड की स्पेशलाइज नॉलेज होगी। जैसे सर्जन, अगर कोई न्यूरोलॉजी सर्जन है, अगर कोई हार्ट सर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, तो देन इन दैट केस क्या उन्हें अपनी पर्टिकुलर फील्ड की स्पेसिफिक नॉलेज है। कोई केस एक ऐसा आ सकता है जिसमें कोर्ट को इनकी ओपिनियन की ज़रूरत पड़ सकती है बिकॉज कोर्ट को बहुत ज़्यादा इन डिटेल मेडिकल टर्म्स नहीं पता होंगे, बहुत ज़्यादा इन डिटेल मेडिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो नहीं पता होंगी कि इस केस में क्या होता है या इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस है। देन इन दैट केस कोर्ट क्या करेगी, उस केस में अगर उसे लगता है तो वो डॉक्टर की हेल्प लेगी। तो डॉक्टर इज़ व्हाट, एक्सपर्ट पर्सन। कोई पर्सन है, कोई गोल्ड स्मिथ है, तो गोल्ड स्मिथ की ऐसी तो कोई ऐसी कोई पढ़ाई तो होती नहीं है, तो लेकिन उसने उसके पास एक्सपीरियंस है, वो रिकॉग्नाइज कर सकता है वेदर दिस इज गोल्ड और नॉट, वेदर द पर्टिकुलर मेटल इज गोल्ड और नॉट। तो ये कैसे उसने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है, उसके पास टेक्निक्स है कि वो उसके थ्रू पता लगा सकता है, उन टेक्निक्स के थ्रू, दैट वेदर इट इज गोल्ड और नॉट। तो कोर्ट इस केस में उसकी हेल्प ले सकती है। ओके सो किन केसेस पे कोर्ट एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले सकती है? 45 कहता है 5 मैटर्स हैं, एक आपका फॉरेन लॉ, दूसरा आपका साइंस, तीसरा आपका आर्ट, चौथा आपका हैंड राइटिंग, पांचवा फिंगर इम्प्रेशन। दैट इज साइंस, फॉरेन लॉ, आर्ट, फिंगर इम्प्रेशंस और हैंड राइटिंग। इन केसेस पे कोर्ट एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले सकती है। इंडियन लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि ये माना जाता है दैट जजेस आर वेल वर्स विद द नॉलेज ऑफ इंडियन लॉज। ओके Section 45 provides that the opinion of the person is specially skilled, that is why they are called experts, on a point. Foreign law, science, art or question as to identity of handwriting या finger impression are relevant facts such as person are called expert. आपसे पहला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन से मैटर्स हैं जो 45 में कवर होते हैं, तो वो ये पांचों आपको दे देंगे, साइंस, आर्ट, फॉरेन लॉ, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन। तो आपको इस पे टिक करना है। वो 4 ऑप्शन देंगे, इसमें हो सकता है एक में उन्होंने फॉरेन लॉ कवर ना किया हो, तो आपको ये पांचों देखने हैं कि किस ऑप्शन में पांचों प्रोवाइड है, वो ऑप्शन टिक करना है कि 45 में इनसे इन पे एक्सपर्ट्स ओपिनियन दे सकते हैं। ओके क्यों इसे एडमिसिबल किया गया एक्सपर्ट ओपिनियन को? ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी वेयर क्वेश्चन इन्वॉल्व इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस। जहाँ पर कॉमन एक्सपीरियंस नहीं काम आता, उस केस में उस फील्ड के स्पेशलाइज्ड पर्सन से उस चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो इस वजह से उसे एडमिसिबल बनाया गया है। एक्सपर्ट ओपिनियन एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। हाउएवर जो एक्सपर्ट ओपिनियन देता है वो बाइंडिंग नहीं होती कोर्ट पे, कोर्ट सिर्फ उसे एज एन ओपिनियन कंसीडर कर सकता है। उसके बाद मेनली क्या डिसाइड करेगा कोर्ट? वो कोर्ट के ऊपर। इट विल बी अप्रिशिएटेड इन अकॉर्डिंग विद द लॉ एंड एक्सेप्टेड ओनली इफ फाउंड ट्रस्टवर्दी। अगर कोर्ट को लगता है ट्रस्टवर्दी तभी वो कोर्ट करेगी। तो who is an expert? An expert is a person who by his training experience has acquired the ability to express an opinion which an ordinary witness does not possess. The evidence of expert is such evidence which is based on expertise and experience. See, the opinion of a professional goldsmith as to the purity of gold, whether the gold is pure or not, in question was held to be relevant as the opinion of an expert. तो गोल्ड प्योर है या नहीं प्योर है, इस पे किसकी ओपिनियन लेंगे? गोल्ड स्मिथ की, तो उसे रेलिवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 45। okay? आपको ये पता है, एक सेकेंड, दैट हियरसे एविडेंस के एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं। ये भी आपका प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन है कि हियरसे एविडेंस है उसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। तो एक तो डाइंग डिक्लेरेशन है, हम अभी पढ़ चुके हैं, एक आपका एडमिशन है, एक आपका कन्फेशन है, और एक आपका रेस जस्टे है, सेक्शन 6। ठीक, दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द हियरसे एविडेंस। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो एक्सेप्शन ऑफ हियरसे एविडेंस है या नहीं? तो नहीं। इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी फॉर्म होते हैं और आ भी चुके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, दैट इनमें से कौन से जो हैं वो एक्सेप्शन टू हियरसे एविडेंस होंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस ऑफ द हियरसे एविडेंस। अब वो ऑप्शन दे देंगे आपको, कन्फेशन, एडमिशन, डाइंग डिक्लेरेशन एंड ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। सो कौन सा एक्सेप्शन नहीं है?
हियरसे एविडेंस का ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, तो इस पे टिक करेंगे दैट दिस इज नॉट द एक्सेप्शन टू द हियरसे एविडेंस. The Supreme Court reiterated in this case that expert evidence should not be given precedence over substantive evidence. That means expert जो evidence दे रहे हैं, expert जो opinion दे रहे हैं, उनको substantive evidence के उस पे नहीं देंगे, उसको precede नहीं कर सकते. For example, किसी की death cause हुई एंड डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा कि इसकी डेथ शार्प वेपन की वजह से कॉज हुई है, या इसकी डेथ स्ट्रैंगुलेशन की वजह से कॉज हुई है, या कोई वेपन ऐसा बताया जो कि कोई वेपन बता दिया. एंड द आई विटनेस हु हैज सीन द ऑफेंस कमिटेड बाय द अक्यूज पर्सन, उसने वो पर्टिकुलर वेपन बताया कि इससे डेथ कॉज, जबकि जो डॉक्टर की स्टेटमेंट है उसमें वो वेपन नहीं मेंशन था. इन दिस केस कोर्ट आई विटनेस की ओपिनियन को, आई विटनेस के स्टेटमेंट को कंसिडर करेगी, ना कि डॉक्टर की ओपिनियन को. ओके आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्री में आ भी चुका है, जिसमें ये कहा गया था स्टूडेंट कैन ऑल्सो बी एन एक्सपर्ट. स्टूडेंट अपने टीचर की हैंड राइटिंग पहचानता है बिकॉज वो टीचर से डे टू डे बेसिस में मिल रहा है, ही इज एक्वेंटेड विद द राइटिंग ऑफ हिज टीचर. सो स्टूडेंट कैन ऑल्सो बी एन एक्सपर्ट. वो अपने टीचर की हैंड राइटिंग को आइडेंटिफाई कर सकता है. ये किस केस में कहा है? कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता 1983. ये केस आपका पूछा जाता है एज इट इज कि किस केस में ये बात कही गई है. okay DNA test is admissible under section 45. okay evidentiary value of expert opinion. The Supreme Court held that an expert evidence is a weak type of evidence because कोई भी एविडेंस जो साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस्ड है, एक्सपर्ट्स क्या है, अगर डॉक्टर कोई एविडेंस दे रहा है या कोई मेडिकल रिपोर्ट आती, दैट इज व्हाट साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड है. डीएनए टेस्ट क्या साइंटिफिक टेस्ट पे बेस्ड है. सो साइंटिफिक टेस्ट की एक्यूरेसी इतनी हाई नहीं होती कि दैट आप आई विटनेस ने जो देखा है आप उसको ना ले, उसको कंसीडर ना करें, डिनाई कर दें कि आपने जो देखा वो गलत देखा. ऐसा तो नहीं है ना. जिस पर्सन ने अपनी आंखों से ऑफेंस कमिट होते हुए देखा, इंसिडेंट होते हुए देखा है, वो जो बता रहा है वो एग्जैक्ट सही होगा. मेडिकल रिपोर्ट हो सकता है सही हो सकता है ना. देयर इज चांसेस, भले ही 1% चांस हो, लेकिन चांस है कि हाईली टोटली एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं. एक्यूरेसी है बट 1% चांस है कि इस केस में हो सकता है ये एक्यूरेट ना हो. बट किसी पर्सन ने अपनी आंखों से एविडेंस वो इंसिडेंट देखा है, और वो जो एविडेंस दे रहा है वो सर्कमस्टांसेस को सपोर्ट्स के सर्कमस्टांसेस की लाइट में भी है. सो इस वजह से बहुत ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस है. कोर्ट डू नॉट कंसीडर इट एट कंक्लूसिव एंड देयरफॉर इट इज नॉट सेफ टू रिलाई अपॉन इट विदाउट सीकिंग इंडिपेंडेंट एंड रिलायबल कोरोबोरेशन. तो एक्सपर्ट्स ने जो ओपिनियन दी है, जो भी स्टेटमेंट दी है, उसके साथ अदर फैक्ट्स भी उसको कोरोबोरेट करने चाहिए. अदर जो सर्कमस्टांसेस हैं वो भी उसी लाइट में होनी चाहिए. हाँ, इन्होंने जो एक्सपर्ट्स ने जो ओपिनियन दी है ये सही है. The Supreme Court held that where there is inconsistency between eyewitness on the point how the injury was caused and the evidence of doctor cannot override and the impeachable testimony of the eyewitness. That means eyewitness की testimony consider की जाएगी. Okay? इसी में आपका डॉग ट्रैकिंग भी आता है. तो सो डॉग ट्रैकिंग इज अ वीक टाइप ऑफ एविडेंस. अब्दुल रजाक का केस है इसका. okay? Now ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. ये सेक्शन एज की मार्जिन हेडिंग आपकी एज इट इज पूछी जाती है. किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के केस में एग्जामिनर की एविडेंस, एग्जामिनर की ओपिनियन रेलिवेंट होगी. दैट इज योर 45A. ये आपको ये भी याद रखना होता है किस अमेंडमेंट से आया है ये सेक्शन. तो दैट इज योर 2009 अमेंडमेंट. ओके 45A provides that when the court has to form an opinion as to any matters relating to any information transmitted or stored in any computer resource or any other electronic or digital form of the opinion of the examiner of electronic evidence referred to under section 79A of IT Act 2000 is a relevant fact. तो कोर्ट को किस पे ओपिनियन चाहिए कि कोई भी मैटर जो है वो कंप्यूटर रिसोर्स में ट्रांसमिटेड था या स्टोर्ड था या किसी और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में स्टोर्ड था कि नहीं. सो उस केस में किसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी? ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का एग्जामिनर है उसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी. किस सेक्शन में? 45A में. ओके और इंसर्ट कौन से उससे हुआ है ये एक्ट से, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से आया ये? 2009. ओके नाउ 46 फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट.
सो सेक्शन 46 प्रोवाइड्स दैट फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है, बट कब वो रेलिवेंट होंगे, व्हेन दे सपोर्ट और दे आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। कोई फैक्ट है जो एक्सपर्ट की ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हैं, कोरोबोरेट कर रहे हैं, तो वो रेलिवेंट हो जाएंगे। या इनकंसिस्टेंट है, ओपिनियन ने एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन में कुछ और कहा है और other evidences कुछ और कह रहे हैं, then in that case also that will be relevant under which section, section 46। that means expert की opinion को जो भी facts सपोर्ट कर रहे हों या फिर इनकंसिस्टेंट हो एक्सपर्ट की ओपिनियन, सो वो फैक्ट्स 46 में रेलिवेंट होंगे। When the opinion of expert is relevant, then any fact which will either support his opinion or contradict it will also become relevant. For example, the question is whether an obstruction to a harbor is caused by a certain seawall. The fact that the harbor is similarly situated in other respects, but where there were no such seawalls begin to obstruct it at about some time are relevant. Now section 47, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग। ये भी क्वेश्चन आता है किस सेक्शन में हैंड राइटिंग से रिलेटेड जो हैंड राइटिंग पे ओपिनियन दी जाती है वो किस सेक्शन में रेलिवेंट है और कौन पर्सन कर सकते हैं, तो दैट इज योर सेक्शन 47। हैंड राइटिंग कहाँ है, 47 में। प्रोवाइड्स दैट व्हेन द कोर्ट हैज टू डिटरमिन अ क्वेश्चन वेदर अ डॉक्यूमेंट इज रिटन और साइंड। क्वेश्चन क्या है कि जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ये रिटन एंड साइंड बाय दिस पर्सन है, बाय अ सर्टेन पर्सन, द कोर्ट कैन एडमिट द ओपिनियन ऑफ पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द पर्सन हैंड राइटिंग। क्वेश्चन है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये इस पर्टिकुलर पर्सन, दैट मीन्स अगर ये क्वेश्चन है कि दैट ये डॉक्यूमेंट ए ने लिखा है, ए ने लिखा है या फिर रिटन बाय ए है और साइंड बाय ए है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें जो पर्सन किस पर्सन की ओपिनियन यहाँ पे रेलिवेंट होगी, जो पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ ए है, जिसे पता है कि ए की हैंड राइटिंग कैसी है, उस पर्सन की ओपिनियन सेक्शन 47 में रेलिवेंट हो जाएगी, बिकॉज ही इज व्हाट डूइंग, ही इज आइडेंटिफाइंग द हैंड राइटिंग ऑफ ए। ओके, सो कैसे पता चलेगा कोई पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ ए है, who has seen that person write, जिसने उस पर्सन को लिखते हुए देखा है, who has received documents written by that person in answer to the document written by himself, उसने कोई डॉक्यूमेंट लिख के दिया है उस पर्सन को और दूसरे पर्सन ने उसे वापस किया है वो डॉक्यूमेंट लिख करके, तो इस केसेस में क्या है, दोनों एक दूसरे की हैंड राइटिंग से एक्वेंटेड है। who has in the ordinary course of business received document written by, जिसने ordinary course of business में उस पर्सन से लिखे हुए डॉक्यूमेंट उसे रिसीव हुए हैं और such documents are habitually submitted to him। जैसे ए ने बी को लेटर लिखा, इन ए और बी की जो भी बात होती थी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता था, सब कुछ लेटर के थ्रू होता था। सो ये लेटर्स क्या, इन लेटर्स के थ्रू इन दोनों को एक दूसरे की हैंड राइटिंग पता है, बोथ आर एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ ईच अदर। सो इनमें से अगर एक का भी ये क्वेश्चन अराइज होता है एक के भी अगेंस्ट कि डॉक्यूमेंट इससे साइंड या रिटन है, देन इन दैट केस अदर उस केस में अपनी ओपिनियन दे सकता है कि वेदर ये ए की हैंड राइटिंग है या नहीं, या वेदर ये बी की हैंड राइटिंग है नहीं है या नहीं, और वो ये प्रूफ कैसे करेगा कि मुझे कैसे पता है ऐसा, तो वो ये दिखा सकता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसकी हैंड राइटिंग में, ये इसकी हैंड राइटिंग है। ओके, now see 47A में आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। सी 45 में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन इन 5 मैटर्स पे, ठीक है। 45A में आपका ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के केस में, सो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के केस में 45A, अदरवाइज 45। उसके बाद आपका हैंड राइटिंग के केस में 47। ओके, ओपिनियन 47 इंपॉर्टेंट हैंड राइटिंग के केस में, 47 रिलेट्स विद द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सी डिजिटल सिग्नेचर, ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट, तो दैट इज योर सेक्शन 47A। 47A किस अमेंडमेंट से आया है, 2000, 73 ऑफ 2000, ये एक्ट नंबर 21 ऑफ 2000 आपका, 21 ऑफ 2000, एंड इन्फोर्सिएबल कब से है, 17 अक्टूबर 2000 से, ठीक है। तो आपको ये मार्जिन हेडिंग एज इट इज याद रखनी है, अमेंडमेंट ईयर याद रखना है, एंड किस सेक्शन में है ये,
डिजिटल सिग्नेचर में ओपिनियन जो रेलिवेंट है वो किस सेक्शन में? व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, द ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, किसकी ओपिनियन इसमें रेलिवेंट होगी? सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज रेलिवेंट। जिस सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने उस सिग्नेचर को इशू किया है, वो अथॉरिटी के जिस सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने सिग्नेचर को इशू किया उसकी ओपिनियन रिलेवेंट होगी। अगर किसी डिजिटल सिग्नेचर के बारे में जो भी क्वेश्चन है कि उसको प्रूव करना है, तो ओपिनियन किसकी रिलेवेंट होगी? सर्टिफाइंग अथॉरिटी की, कि ये उसी पर्सन का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये उसी पर्सन का डिजिटल सिग्नेचर है। ओके 48 ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रेलेवेंट। When the court has to form an opinion as to the existence of general right or custom, ये हम पढ़ चुके हैं, तो existence of the such custom या right or the person who would likely to know, अगर वो right और custom exist करता तो जिसे उसके बारे में पता होता उसकी opinion relevant होगी under section 48 about the right and custom. Okay? 49 opinion as to usage tenets when relevant। तो ये आपका 48 usage tenets से आपको सिर्फ इसकी margin heading याद रखनी है। Opinion of persons having special means of knowledge thereon are relevant facts। Opinion on relationship, कौन दे सकता है? रिलेशनशिप पे ओपिनियन कब रेलिवेंट होगी? When the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी कि एक पर्सन का दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, then in that case as to the existence of such relationship of any person who as a member of family or otherwise has special means of knowledge on the subject is a relevant fact। दो जो फैमिली मेंबर्स हैं वो या फिर कोई और पर्सन है जिससे स्पेशल नॉलेज उस रिलेशनशिप की, वो क्या उनकी ओपिनियन क्या होगी? रेलिवेंट फैक्ट मानी जाएगी। प्रोवाइडेड सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज इन प्रोसीडिंग अंडर द इंडियन डाइवोर्स एक्ट और इन प्रोसिक्यूशंस अंडर सेक्शन 494, 495, 497। इन केसेस में मैरिज के लिए कि किसी मैरिज को प्रूव करना इन केसेस में, देन इन दैट केस ये ओपिनियन सफिशिएंट नहीं होंगी, अदर एविडेंसेस भी देने होंगे। ये आपके क्या है? बाइगेमी के केस है। ओके सो the question is whether A and B were married. The fact that they were usually received and treated by their fans as husband and wife is relevant। grounds of opinion when relevant, किसी ओपिनियन का क्या ग्राउंड है, किस बेसिस वो ओपिनियन की गई, वो कब रेलिवेंट होगी? व्हेन द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलिवेंट। आपको ये याद रखना, ये क्वेश्चन पुट हो सकता है कि किसकी ओपिनियन, लिविंग पर्सन की ओपिनियन जब भी रेलिवेंट होती है, द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड और ऑल्सो रेलिवेंट। दैट मीन्स ए ने एक ओपिनियन दी तो ए इज व्हाट? ए इज अ लिविंग पर्सन। इसकी अगर ओपिनियन रेलिवेंट है, किसी हो सकता है हैंड राइटिंग के लिए दी उसने कि हाँ ये बी की हैंड राइटिंग है, कोई भी ओपिनियन दी, अगर ये ओपिनियन रेलिवेंट है तो वो ग्राउंड्स जिस पे उसने ये ओपिनियन दी है वो भी रेलिवेंट होंगे अंडर सेक्शन 51। ओके नाउ कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट, कैरेक्टर कब रेलिवेंट होता है? तो इसमें आपका 51 से 55 है। सिविल केसेस में जनरली आपका कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होता है। सी पहले हम एक सिविल केस करेंगे, इसमें क्रिमिनल केस कवर करेंगे। तो सिविल केसेस के दो सेक्शन है, 52 एंड 55। 52 सेज इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इज इररेलेवेंट। सिविल केसेस में कैरेक्टर को प्रूव करना रेलिवेंट नहीं, कैरेक्टर को नहीं प्रूव करना है, कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ भी आप फैक्ट्स एविडेंस दे रहे हैं वो इररेलेवेंट होंगे। एक्सेप्शन क्या है? अगर वो अदरवाइज रेलिवेंट हो। तो जनरल केसेस में, सिविल केसेस में जनरली कैरेक्टर से रिलेटेड एविडेंस नहीं देना है। 55 says that the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damages, इसे हमने किसके साथ पढ़ा था? सेक्शन 12 के साथ पढ़ा था। ओके वो फैक्ट्स जो कोर्ट को क्वांटम ऑफ डैमेजेस डिटर्मिन करने के लिए हेल्पफुल होती है, वो फैक्ट्स कहाँ रेलिवेंट होते हैं? सेक्शन 12 में। ओके और ये सेक्शन 55 क्या कह रहा है कि अगर किसी पर्सन का कैरेक्टर ऐसा है कि वो अमाउंट ऑफ डैमेज को अफेक्ट करता है जो उसे मिलने वाला है, तो वो कहाँ रेलिवेंट होगा? सेक्शन 55 में। नाउ क्रिमिनल केसेस, इसके दो सेक्शन आपके 53 एंड 54। 53 क्या कहता है कि क्रिमिनल केसेस में ये फैक्ट कि अक्यूज गुड कैरेक्टर का है, ये रेलिवेंट है बिकॉज अक्यूज के अगेंस्ट क्या एक्यूजेशन लगी हुई कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया। तो अगर अक्यूज ये एविडेंस देता है कि दैट आई एम ऑफ अ गुड कैरेक्टर, देन इन दैट केस वो रेलिवेंट होगा। And 54 says that the fact that accused has a bad character is irrelevant।
किसी केस में एक्यूज ये प्रूव कर रहा हो आप कि एक्यूज का बैड कैरेक्टर है, तो वो इररेलेवेंट, आपको प्रूव नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एक्यूजेशन है। तो ये तो हम मान के चल ही रहे हैं कि हो सकता है इसने ऑफेंस कमिट किया है। सो उसका बैड कैरेक्टर है, तब कोई भी बुरा पर्सन ही ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो ये उसके अगेंस्ट में आपको बैड कैरेक्टर के लिए आपको एविडेंस नहीं देना है, गुड कैरेक्टर के लिए आप दे सकते हैं, दैट नहीं उसका नेचर अच्छा है, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन मुझसे ऑफेंस कमिट हुआ था, ही इज नॉट हैबिचुअल ऑफेंडर। सो बैड कैरेक्टर के लिए एविडेंस नहीं दे सकते। बैड कैरेक्टर का जो फैक्ट है कि एक्यूज का बैड कैरेक्टर है वो इररेलेवेंट होगा क्रिमिनल केसेस में। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा अगर बैड कैरेक्टर इटसेल्फ इन इशू है। अगर बैड कैरेक्टर इटसेल्फ इन इशू है, लाइक अगर रेप का केस है, सो या कोई और केसेस में बैड कैरेक्टर इटसेल्फ इन इशू है, तो उसमें तो प्रूफ करना ही पड़ेगा ना। फैक्ट इन इशू क्या है कि अक्यूज्ड इज ऑफ बैड कैरेक्टर। फैक्ट इन इशू ही जब ये है, तो इस जो प्रोसिक्यूशन है वो ये प्रूफ करेगी दैट ये बैड कैरेक्टर का पर्सन है, डिफेंस प्रूफ करेगा नहीं दैट आई एम अ गुड पर्सन। सो फैक्ट इन इशू के केस में बैड कैरेक्टर रेलिवेंट हो जाता है। अगर बैड कैरेक्टर फैक्ट इन इशू है देन इन दैट केस इट विल बी रेलिवेंट। प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। और कैसे आप दिखा सकते हो कि पर्सन बैड कैरेक्टर का है? प्रीवियस कन्विक्शन दिखा के, दैट ही हैज ऑलरेडी प्रीवियसली कन्विक्टेड इन दिस केस। इसका सेम ऑफेंस पे या डिफरेंट ऑफेंस पे भी प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है, तो ही इज ऑफ अ बैड कैरेक्टर। तो प्रीवियस कन्विक्शन के थ्रू भी बैड कैरेक्टर प्रूफ किया सकता है। नाउ सेक्शन 53A, in a prosecution for offense under section 354, that is your outraging modesty, 354A to D, इसमें आपका वॉयरिज्म है, स्टॉकिंग है, डिसरोब है, या फिर 376 रेप का केस है, या 376A to E IPC का केस है, या अटेम्प्ट है टू कमिट, इनमें से कोई भी ऑफेंस कमिट करने का कोई केस। इन केसेस में क्वेश्चन क्या है कि कंसेंट दी थी कि नहीं। क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इन इशू है कि जो ऑफेंसेस हुए हैं क्या इनके लिए हो सकता है कि रेप में क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स है, तो अगर कंसेंट दी थी विक्टिम ने या नहीं। अब पहले कंसेंट दे दी, लेटर ऑन आप केस फाइल कर रहे हो, तो इस केस में ये कोर्ट कंफर्म करेगी तो दैट वेदर विक्टिम ने कंसेंट दी थी या नहीं। बिकॉज रेप में क्या है कि अगर कंसेंट नहीं दी है देन इट विल अमाउंट टू रेप, बट इफ कंसेंट दी है देन इन दैट केस इट विल नॉट अमाउंट टू रेप। सो कंसेंट इशू में सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में, सो द फैक्ट दैट विक्टिम के कैरेक्टर से रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं दे सकते हैं, या फिर विक्टिम के प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी कोई एविडेंस नहीं दे सकते हैं। आपका सिर्फ क्वेश्चन इतना है कि उसने कंसेंट दिया थी या नहीं, केवल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप आंसर दीजिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसका तो नेचर ही यही है, या इसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, तो उस बेस पे आप क्या नाम है, उस बेस पे कोर्ट कोई एविडेंस नहीं लेगी। उस केस में कोर्ट इन फैक्ट्स को कंसीडर नहीं करेगी। कंसीडर क्या करेगी? वेदर कंसेंट वाज गिवन और नॉट। सो evidence of the character of the victim or of such person's previous sexual experience with any person shall not be relevant on the issue of such consent or quality of consent। तो आप ये नहीं कह सकते कि कंसेंट इम्प्लाइड थी, बिकॉज का नेचर ही ऐसा था। ओके, नाउ द एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 52, 53, 54, 55, द वर्ड कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। तो कैरेक्टर में क्या क्या आता है? रेपुटेशन भी आता है और डिस्पोजिशन भी आता है। बट ये क्या, जनरल कैरेक्टर एविडेंस में बी गिवन ओनली ऑफ जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन एंड नॉट ऑफ पर्टिकुलर एक्ट्स बाय विच रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन वर शोन। तो एविडेंस किसका दिया जाएगा? जनरल रेपुटेशन का, जनरल डिस्पोजिशन का। आपका ये प्री में क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टर इंक्लूड्स व्हाट? ओनली रेपुटेशन, ओनली डिस्पोजिशन, बोथ, और नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज बोथ। Character includes reputation as well as disposition. Okay, this is all for today. We have completed till section 55. Chapter 2 has been completed, that is section 5 till 55. From tomorrow we will start, from Monday we will start with section 56. Okay, thank you.